जय हिंद सर। कैसे हैं? जैन सर। ऑल गुड सर। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। गुड 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 सर। अच्छा, मैंने एक क्विक ऑडियो क्लिप भेजा था सर ग्रुप में। एक बार रिव्यू करेंगे बाद में। लेते हैं सर, अभी सुन लेते हैं। जस्ट मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं एक पीपीटी ओपन कर लेता हूँ और फिर सुन लेते हैं सर। हाँ सर। मैं नहीं तो क्विकली बता देता हूँ जो मैंने ऑडियो क्लिप भेजा है। ये बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली क्या मैं पढ़ रहा था तो एक्चुअली सेक्शन 53, सेक्शन 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66 का जो रिलेशन है वो लेके देख रहा था। 53 में एक्चुअली पेटेंट ऑफ ये जो लाइफ ऑफ अ पेटेंट बोलते हैं, टर्म धीरे ऑफ अ धीरे पेटेंट। देख हाँ रहे थे सर। आप? धीरे धीरे बताइए। हाँ सर। अभी सेक्शन 53 में तो हम्म। वी आर रीडिंग इट एज अ टर्म ऑफ अ पेटेंट। So just to remember, I am saying it as a life of a patent. हम्म। Okay. So life of a patent के बाद क्या होगा? So then in section 53 it also gives the information about lapsing of the patent. हम्म। हाँ सर, सेक्शन 53 टू में लैप्स ऑफ पेटेंट भी आ जाएगा। हम्म। उसके बाद क्या होता है? अ, जैसे लैप्स होगा, लैप्स होने के बाद क्या करते हैं, कुछ पेटेंट लैप्स होता है तो उसको ना इनिशियल स्टेज पे लेके आना है। इनिशियल या वी हैव टू गेट इट बैक। सो वी हैव टू गेट इट बैक बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको रिसरेक्शन करके टर्म यूज करते हैं इंग्लिश में। अभी रिसरेक्शन में क्या होगा, एक उसको गेट इट बैक में रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर करने के लिए क्या है, एक पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सो अप्लाई हम्म। करने के लिए क्या है, सेक्शन 60 है। उसका प्रोसेस के लिए क्या है, सेक्शन 61 है। हम्म। अभी सेक्शन 62 में क्या होगा, राइट पोस्ट रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन हो जाएगा। हम्म। तो रिस्टोरेशन होने के बाद राइट्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन सेक्शन 62 में है। तो अदरवाइज लैब में राइट्स क्या रहेगा वो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, लिंक है वो। तो हम्म। अभी ये अभी हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेक्शन 63 में वॉलेंटरी एंड ऑफ द पेटेंट हो जाएगा। वॉलेंटरी एंड मीनिंग सरेंडर, इट्स अ कमिटिंग सुसाइड काइंड ऑफ अ थिंग। ये सेक्शन हम्म। 63 में आ रहा है। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वॉलेंटरी एंड कर रहा हूँ पेटेंट को। एंड इनवॉलेंटरी एंड एक टर्म है। इनवॉलेंटरी एंड में क्या होता है, ये कहेगा सेक्शन 64 वेयर रिवोकेशन ऑन लीगल ग्राउंड्स आएगा। सेक्शन 65 आएगा रिवोकेशन ऑन एटॉमिक एनर्जी आएगा। सेक्शन 66 आएगा रिवोकेशन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है। तो ये क्विक ऑडियो क्लिप भेजा था सर एक्चुअली। परफेक्ट है सर। बहुत ही बढ़िया। ये जैसे, हाँ सर, याद रखने के लिए लाइफ ऑफ ए पेटेंट है, उसके बाद लैप्स रहेगा, उसके बाद उसके हम, सॉरी, जी जी बोलिए। हाँ सर, ये एक, इसमें 5 मेजर ब्लॉक्स है लिंकेज करने के लिए। सेक्शन 53 टू 66 के लिए वो ब्लॉक्स में पहले ब्लॉक है, ओके, लाइफ ऑफ पेटेंट विच इज अ टर्म ऑफ पेटेंट। हम्म। उसके बाद लैप्स आ रहा है। लैप्स के बाद उसको हम रिसरेक्शन कर रहे हैं। फिर वी हम्म। आर गोइंग टू यूज 3 सबसेक्शन, सेक्शन 60, 61, 62। एक हम्म। वॉलेंट्री एंड हो रहा है, एक इनवॉलेंट्री एंड हो रहा है। हम्म। परफेक्ट है सर। हाँ। चलिए तो कौन थे? 54 टू 59 वैसे भी वो पैटेंट ऑफ एडिशन का था सर, इसलिए मैंने एक अलग लिंकेज देना पड़ेगा, वो बाद में दे देंगे। जी। हाँ सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर। तो कल से रिवीजन हमारा हुआ था, कुछ 12 सेक्शन तक हुआ था। 13 सेक्शन से आगे बढ़ते हैं। 13 सेक्शन कौन करेंगे? 13 टू 20 या 13 टू 21? 13 टू 21 में रूबी मैडम, मोनिका मैडम, साक्षी मैडम, प्रदीप सर, आप में से किसकी ग्रिप है? किसी की भी नहीं है? मैं बोलता जाऊं? साक्षी मैडम आप करेंगे? मोनिका मैडम?
हाँ जी सर, सर वो मुझे 5 मिनट लगेगा, मैं अभी ऑफिस ओके आई ओके। हूँ जस्ट। रूबी मैडम। फिर कौन सा सेक्शन से करना पड़ेगा? यस सर। 13 to 21 सर। हाँ यस सर। सर। करते हैं, रूबी मैडम ने हाँ बोला है सर, फिर 25 से आपके पास आते हैं। थर्टीन हाँ थर्टीन सर। टाइटल क्या है मैडम? 13 किसके बारे में बात करता है? Sir, section 13 is about anticipation and it's related to like prior publication or prior claim. परफेक्ट मैडम। कोई फॉर्म्स वहां पर? फॉर्म तो इसमें नहीं है सर। नहीं। कोई टाइमलाइन? टाइमलाइन तो एज सच ऐसे नहीं है, लाइक वो है कि प्रायर, इसमें टाइमलाइन तो चाहिए सर, बिफोर होना चाहिए, लाइक बिफोर बिफोर पब्लिश प्रायोरिटी। हाँ, द बिफोर प्रायोरिटी। ऑफ यस सर। पब्लिकेशन, बिफोर प्रायोरिटी डेट, सॉरी बिफोर प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर बिफोर प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। यस सर। ओके, 14 किसके और बारे में बात करता है? ये 28 रूल नंबर है इसमें। 28 रूल नंबर। ओके, एंटिसिपेशन के लिए। चलिए, 14 किसके बारे में बात करता है? इसमें जो कंट्रोलर रिपोर्ट बनाएंगे, लाइक कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर बाय कंट्रोलर। एग्जामिनर्स की रिपोर्ट के बारे में बात होता है, उनका कंसिडरेशन बाय द कंट्रोलर। जो हमें फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है, वो यस कौन सर। बनाते हैं? एग्जामिनर बनाते हैं वो, मतलब, और वो सीक्रेट होता है हाँ, जो वो सीक्रेट कंट्रोलर होता को। है। बट हमें जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है एप्लीकेंट को, वो कौन बनाते हैं? कंट्रोलर ही देते हैं वो। कंट्रोलर बनाते हैं। एकदम सही आंसर मैडम। यस। 15 पे बात करते हैं अब। 15 किसके बारे में बात करता है? ये मतलब कंट्रोलर अमेंड या रिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब उनके पास पावर होती है। पहले तो पावर ऑफ कंट्रोलर, उसको कहते हैं पीओसी। किसके लिए? स्पेसिफिकेशन के लिए। करेक्ट, वो यस। अमेंड या यस। रिफ्यूज कर सकते हैं। एकदम सही है मैडम। 16 किसके बारे में बात करता है? सर उसमें रूल ट्वेंटी हाँ एट है ये ना? 15 में, सॉरी। जी, ओके। 16 किसके बारे में 8। बात करता है? 16 is also about like power of controller to make order division of application. डिविजनल एप्लीकेशन के लिए फॉर्म कौन सा होता है? इसमें फॉर्म फॉर्म, 1 ही रहता है। इसमें फॉर्म 1 है सर। हेलो। हेलो। जी बोलिए। ये सर, इसमें ये रूल है 24B, और फॉर्म 1 ही रहता है। मैडम, रूल आपने बताया 24B। ऊपर के दो रूल तो इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। मगर ये 24B में ऐसी कौन सी बात लिखी है जो डिविजनल एप्लीकेशन से बहुत ही कोरिलेटेड है? यानी क्या हमें याद रखना है? अगर मैं क्वेश्चन करूं अपना रीफ्रेज, तो डिविजनल एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना होता है? वन सर मंथ पे। प्रायोरिटी डेट, मतलब 31 मंथ टाइमलाइन होती है ना जो फ्रॉम प्रायोरिटी डेट, हम्म। तो हम और RF और 6 मंथ मिलेंगे, लाइक उस डिवीजन को अगर मान लो 31 मंथ में नहीं फाइल की, तो 6 मंथ हमें एडिशनल मिल सकता है डिविजनल। 6 मंथ कहाँ से? स्टार्टिंग प्रायोरिटी मतलब गलत। जहां से वो, नहीं नहीं सर, जहां से वो 31 मंथ। फ्रॉम गलत। डिविजनल एप्लीकेशन। हम्म। रूबी मैडम बोलो। मोनिका मैडम ने जो बोला ओके। वो ओके सर, फ्रॉम डिविजनल बोलो। एप्लीकेशन। हाँ, फ्रॉम ऐसे ही वर्ड डिविजनल। आने चाहिए। जी अखिल सर बोलिए। सर मैं स्टार्ट करूं यहाँ से? सर अभी 21 तक रूबी मैडम को ले लेते हैं, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा 25 ऑनवर्ड्स। वैसे ही 5 5 6 6 सेशन लेते जाएंगे सेक्शन से। ओके सर। ठीक है, ठीक। ओके सर। ओके जी। तो वहां पर 24B में ये टाइमलाइन है कि फॉर्म नंबर 18 अगर डिविजनल एप्लीकेशन है,
तो डिविजनल एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 31 मंथ फ्रॉम दी प्रायोरिटी डेट, या फिर 6 मंथ फ्रॉम दी फर्दर फाइलिंग डेट से आप फाइल कर सकते हैं, मगर कब? जब पहली एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं हुआ है तो। और अगर पहली एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल हुआ है तो फिर आपको फर्दर एप्लीकेशन यानी डिविजनल जब आप फाइल कर रहे हो उसी टाइम पे आपको फॉर्म नंबर 18 फाइल करना है, उसी दिन। इज दैट क्लियर रूबी मैम? यस सर। ओके, चलिए। अब डिविजनल एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकते हैं, अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ तो? एनी पर सर। सर कोई भी कर सकता है जिन्होंने कौन शुरू भी किया हो, यानी? लाइक कौन भी यानी आपकी एप्लीकेशन है मैं कर सकता हूँ? सर जो पर्सन है रिलेटेड टू दैट एप्लीकेंट बोलिए इंटेंशन, उसे, पर्सन नहीं, एप्लीकेंट एप्लीकेंट, बोलिए। हाँ, एंड दूसरा कौन करवा सकते हैं? कंट्रोलर। कंट्रोल। हाँ, कंट्रोलर करवा सकते हैं। अर्चना मैडम आ गए हैं। ओके, फिर पीओसी। अब 17 सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है? सर इट्स अबाउट डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन, पोस्ट पोस्ट डेटिंग। डेटिंग। पोस्ट डेटिंग। ओके, पोस्ट डेटिंग में टाइमलाइन। 6 मंथ। सर अप टू 6 मंथ। परफेक्ट। और पोस्ट डेटिंग से कौन सी डेट चेंज होती है? प्रायोरिटी डेट। परफेक्ट। 18। 18 is about power, like case of anticipation, power of controller. सर पोस्ट डेटिंग में एक टाइमलाइन और है। पोस्ट डेटिंग में एक टाइमलाइन और है, बताइए वो टाइमलाइन क्या है? 17-2 की टाइमलाइन है वो। 17-1 की टाइमलाइन डिस्कस हो गई, अब आती है 17-2 की टाइमलाइन। 17-2 की टाइमलाइन क्या है मैडम? अगर स्पेसिफिकेशन अमेंड करने के लिए दिया है कंट्रोलर ने, तो वो रीफाइलिंग डेट कौन सी दे सकते हैं? पोस्ट डेटिंग वाली। हम्म, पोस्ट डेट की रिक्वेस्ट कब तक फाइल हो सकती है? हाँ, पोस्ट डेटिंग कब तक करवा सकते हैं, वो भी एक टाइमलाइन है। बिफोर, एनी टाइम बिफोर बिफोर ग्रांट। बिफोर हम्म, ग्रांट। वो तो ऊपर भी आएगा, डिविजनल एप्लीकेशन भी कब तक फाइल कर हाँ, सकते हैं? बहुत बढ़िया सर। बिफोर ग्रांट। हम्म, चलिए। पीओसी, एंटीसिपेशन, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन। अगर दो लोगों ने एक ही दिन अगर फाइल किया है एप्लीकेशन तो एंटीसिपेशन माना जाएगा कि नहीं? सेम डे पे तो नहीं होगा सर। भले ही आगे पीछे टाइम हो मगर सेम डे पे एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा, एक दूसरे का रेफरेंस देना होगा। करेक्ट। 19, यस। पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ। लाइक पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। हाँ, अब पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट को समझा दीजिए। सर पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट इज लाइक कि अगर सेम थोड़ा बहुत यूज किया है या इन्फ्रिंज किया है तो वो उनका रेफरेंस नंबर डाल के उस चीज को, पर्टिकुलर क्लेम को यूज कर सकते हैं गलत अपने। बात है मैडम, वैसे यही आप है ना, स्टोरी ज्यादा बोलते हैं और कॉन्सेप्ट कम समझते हैं, वो बात दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट बताइए, इन्फ्रिंजमेंट क्यों कहा गया? सर क्योंकि उन्होंने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वहां से लिया है क्लेम का, कौन जो से उन्होंने क्लेम अपने, का? किसका क्लेम है वो? जो ग्रांटेड एप्लीकेशन का? पेटेंट, हाँ, पेटेंट है। ग्रांटेड पेटेंट। देखिए आपने जो अभी वर्ड बोला कि जो ग्रांटेड भी है और कैसी है, पेटेंट पब्लिश्ड भी है। हाँ, जो यस सर। ग्रांट है वो पब्लिश्ड हो चुकी है और वहां से आपने क्लेम उठा के लिया है जो आपकी एप्लीकेशन में है, तो आप पोटेंशियली इन्फ्रिंज कर रहे हो उस पेटेंट को। करेक्ट यस सर। मैडम? और इस केस में यस। सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियली इन्फ्रिंज कर रहा है उसी के पेटेंट, उसी के एप्लीकेशन के अंदर रेफरेंस जाएगा। यस सर। मान लीजिए आपकी पेटेंट है, मैंने इन्फ्रिंज किया, मेरे एप्लीकेशन के अंदर आपके पेटेंट का क्लेम लिखा हुआ है, तो फिर रेफरेंस अब किसी के अंदर जाएगा? सिर्फ मेरे अंदर, मेरी एप्लीकेशन के यस। अंदर। आपके पेटेंट में कोई रेफरेंस नहीं है। बट इन केस ऑफ सेक्शन 18 एप्लीकेशन में दोनों के एप्लीकेशन में रेफरेंस जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। एंटीसिपेशन एंड इन्फ्रिंजमेंट, ये डिफरेंस क्लियर है?
Yes, sir. परफेक्ट। सेक्शन 20। Sir, power of controller regarding substitution of the application. बहुत अच्छे। सब्स्टिट्यूशन में फॉर्म नंबर, Sir, 6 जाएगा इसमें, form 6 और रुपीस, fees 800. टाइमलाइन, Sir, timeline, for grant. sir, grant, before grant. Yes, sir. क्यों ये बिफोर ग्रांट? आफ्टर ग्रांट क्या होगा? अगर मुझे Sir, किसी को सब्स्टिट्यूट करना before, है किसी पर्सन से। before, अगर पर्सन लाइक डिजीज्ड है और लाइक बिफोर ग्रांट, तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लाइक फॉर्म 6 फिल करके ओके। बाय एनी एग्रीमेंट और डिजीज असाइनमेंट पर्सन विथ। को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, इंटरेस्टिंग। नो नो, लाइक पर्सन नहीं नहीं, जो सही है डिजीज है अगर। मैडम, सही है, सही है, सही है। इट्स नॉट अ जोक, वो सही आप बता रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ ग्रांट, मान लीजिए कि उस डिजीज पर्सन के नाम पे पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, अब उसकी जगह पर नाम ऐड करना है तो। यस सर, उसके लिए फॉर्म है सर, एक 16 में, अर्चना मैडम। फॉर्म 16 है उसके लिए। गलत, 16 ही है सर। गलत। एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन क्या ग्रांट, है? बता रहा हूं ना, कि अभी सुनिए। एट द टाइम ऑफ ग्रांट, मान लीजिए एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेंट जिंदा था, जैसे ही उसको ग्रांट मिली उस टाइम पे एप्लीकेंट मर गया, डेड हो गया, डिजीज हो गया। फॉर्म 6 है ना? सेक्शन नहीं, फोर्टी गलत है। फोर आएगा, फॉर्म 10 आएगा इसमें। क्या अगर बात वो है मोनिका मैडम, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हैं, ये इस तरीके से हमें ओपन करना है चीजों को, कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे नहीं, मैं जिंदा फॉर्म था। 10 आफ्टर आता है। अरे मैडम सुनिए तो सही, ज्योति मैडम, मैं हाँ। जिंदा था जब एप्लीकेशन फाइल हुई तब। अब मेरी एप्लीकेशन ग्रांट होने से पहले मैं मर गया, मगर ग्रांट हुई हम्म। है मेरे नाम पे। हम्म। ग्रांट किसके नाम पे हुई है? मेरे नाम पे, और मैं मर गया। अब ग्रांट के बाद अगर मेरी एप्लीकेशन को मेरा बेटा अपने नाम पे करवाना चाहता है, तो वो कौन सा फॉर्म फाइल करेगा? फॉर्म 10 2400। परफेक्ट मैडम। तो ये स्टोरी बनती है कि पर्सन जो है वो डिजीज हो चुके हैं, यानी पर्सन अपना कंसेंट दे नहीं सकते हैं, पर्सन अपना कंसेंट दे नहीं सकते हैं, और पेटेंट हो चुकी है ग्रांट। तो इस जगह पर फॉर्म नंबर 10 आता है। और ऐसा ही अगर कोई कंपनी के साथ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन के साथ नहीं है, किसी कंपनी के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए एक कंपनी थी जिसने फाइल की थी एप्लीकेशन, अब कंपनी इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है ना, इंस्टीट्यूट के नाम पे फाइल की गई थी, अब दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया उस कंपनी को, यानी पहले वाली कंपनी का एग्जिस्टेंस निकल गया है। अब उसकी पेटेंट ग्रांट हो चुकी है पहले वाली कंपनी के नाम पे, तो अब दूसरी वाली सर बट कंपनी। एक सेकेंड सर, जयवीर सर, अब ये हम्म, वाला तो सेक्शन 44 में आएगा ना, अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट ग्रांटेड टू डिसीज जी मैडम, एप्लीकेंट। तो उसको जी हम मैडम। यहाँ 20 में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, अब ये 20 में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप पेपर को देखेंगे ना, इंटरलिंक्ड है। पेपर, अरे मैडम, पेपर आप देखेंगे ना तो 6, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 16 एंड फॉर्म नंबर 10, इसी तरीके से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तीनों तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है। 6 के साथ आपको 10 को कनेक्ट करना पड़ेगा, 10 के साथ 16 को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप बाइफरगेट कर सकते हैं? क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 6 कब यूज करेंगे, 10 कब यूज करेंगे और 16 कब यूज करेंगे? नहीं तो क्वेश्चन में अगर 20 की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हिंट ये होगा कि वी आर ऐसा टॉकिंग नहीं अबाउट होता। पावर ऑफ द कंट्रोलर ना। यस मैडम। नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप है ना स्ट्रिक्ट हो गए कि हम सेक्शन 20 में हम 44 या 69 की बातें क्यों कर रहे हैं, आपका वो थॉट प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता। मुझे मुझे इतना पता है कि सेक्शन 20 और सेक्शन 25 का कुछ तो लिंकिंग है। इट स्टार्ट विद सेक्शन का 7, 20 एंड 25। क्या पता है? किसका किसका? कुछ तो लिंकिंग है ना सेक्शन 7, 20 और 25 का। 7 फॉर्म, 20 सब्स्टिट्यूशन, 25 ओपोजिशन, क्या लिंकिंग है? ऑपोजिशन। आई डोंट नो, समथिंग वी डिस्कस लास्ट टाइम वेयर बाय हम लोगों ने सेक्शन 20 और सेक्शन 40, 20 में बिफोर ग्रांड फॉर्म 16 और 800 रुपीज के बारे में ये सब बात करी थी।
ऐसा तो लास्ट मुझे पता नहीं रिवीजन है। में प्रदीप सर के साथ में जब रिवीजन हो रहा था, तब ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने इंटरलिंकिंग की बात करी थी। कौन इंटरलिंकिंग सा क्या है वो डिस्कशन बताइए। हुआ था मैम, बताइए दोबारा। प्रदीप सर के साथ में रिवीजन क्लास जब अपना हुआ था ना सर। अखिल सर बताना प्रदीप चाहते हैं सर नहीं है कुछ, क्या? अखिल सर बताइए, प्रदीप सर भी है। सर इंटरलिंकिंग कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में सिचुएशंस है। लाइक जैसे बिफोर हम्म। ग्रांट अगर एप्लीकेशन फेज में है और अगर कोई एप्लीकेंट वगैरह मर जाता है, तो साफ सी बात है सब्स्टिट्यूशन के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप वो क्या बोलते हैं, फॉर्म 6 यूज फॉर्म करोगे। 10। एस हाँ। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अभी पेटेंट ग्रांट नहीं हुई है एप्लीकेशन फेज में। ओके। ओके। हाँ, तो इसके लिए फॉर्म 6 है, सेक्शन 20 रूल 34। ठीक है। हम्म। और ऐसी कंडीशन जैसे जॉइंट एप्लीकेंट है, जॉइंट एप्लीकेंट्स वगैरह में भी कोई सब्स्टिट्यूशंस वगैरह है, तो ऐसी सिचुएशंस वगैरह में भी यही यूज होता है एप्लीकेंट फेज वाली में। ये फॉर्म 6 हम्म। सब्स्टिट्यूशंस के लिए भी। ठीक है, हम्म। अब आते हैं। अब आपका पेटेंट ग्रांट हो चुका है। अब सिचुएशन ये हम्म। है कि लाइक उसमें दो से ज्यादा मतलब सपोज करो ओनर है। एप्लीकेंट्स, हाँ ओनर है। अब उसमें से एक मर गया, तो अब उसको उसको हटाने के लिए फॉर्म 10 रूल 75 सेक्शन 44। अब रही बात, अब आपने पूछा था फॉर्म 16 का। फॉर्म 16 है जनरली असाइनमेंट को क्या बोलते हैं, जो आपका पेटेंट है उसको असाइन करने के लिए। तो उसके लिए सेक्शन 69, फॉर्म 16 और रूल 19। बस। सैल्यूट टू यू, मुझे यह आंसर चाहिए था। तो यहाँ पे सर फॉर्म 16 भी आएगा ना आफ्टर ग्रांट? नहीं आता है ना मैडम, यहाँ पर सिर्फ मैम और वो तो सिर्फ असाइनमेंट। टीओसी तो सेक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो असाइनमेंट से ही होगा ना, मतलब नहीं असाइन। होगा मैडम, सब्स्टिट्यूशन बिफोर ग्रांट असाइनमेंट से नहीं होगा, उसे नहीं नहीं, असाइनमेंट नहीं आफ्टर कहते हैं। ग्रांट, आफ्टर ग्रांट। आफ्टर ग्रांट 16 आएगा, उसके लिए हाँ सेक्शन तो आएगा मूव 69। ऑन। सर अखिल सर, वो आफ्टर ग्रैंड वाला फॉर्म 16 वाला वो सिनेरियो एक बार और रिपीट करना प्लीज। आप बीच में ना थोड़ी सी वॉइस आवाज कट गई थी। मैम मतलब जैसे पेटेंट ग्रांट वगैरह हो चुका है, तो अब उसको जैसे हाँ आपको किसी को ट्रांसफर वगैरह करना है, मतलब असाइनमेंट के थ्रू देना है। जैसे उस दिन भी एक बार सर ने लाइसेंस के बारे में, एक्सक्लूसिव लाइसेंस और असाइनमेंट के बारे में प्रॉपर हाँ समझाया था। तो हाँ उसमें सर ने बताया था कि असाइनमेंट पे प्रॉपर, आई थिंक सर, प्रोप्राइटरशिप भी चेंज हो जाती है ना उसमें। हाँ, असाइनमेंट में सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ। हाँ, तो और इवन मतलब आपके और एक्सक्लूसिव राइट्स तो गए, तो अब इस चीज को करने के लिए आपको, मतलब असाइनमेंट लेने के लिए या फिर करने के लिए आपको फॉर्म 16 फाइल करना होता है एज पर रूल 19 सेक्शन 69। तो दैट इज द कंक्लूजन। ओके, मैडम फॉर्म सिंपल सी 16 बात और है। रूल। सर रूल एप्लीकेंट को 90, भी ऐड कर। 90। रूल 90 सेक्शन 69 एंड फॉर्म 16। और मैम फीस आप चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है अभी वो। ठीक है। 1600 है 2400। फीस। 1600 है सर। 1600 की 1600। 16 की 1600। 16 की 1600, हाँ। मैंने भी यही याद रखा है। यस प्रदीप सर। सर वो पॉइंट था कि इंटरलिंकेज नॉट विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन 20, इट वाज रिलेटेड टू सेक्शन 8 एंड सेक्शन 39। जैसे कि फॉरेन फाइलिंग के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, सो हम्म। सेक्शन 8 एंड सेक्शन 39 का लिंकेज दे रहे थे, फॉर्म 25 एंड फॉर्म 3 का। ओके। तो फॉर्म थे। सो या सो उसका रिलेटेड था, आई थिंक शायद कोई मैडम बात ने नहीं, वो सेक्शन मैडम 20 ने के साथ। सेक्शन 25 समझ लिया। फॉर्म आई 25 थिंक था वो। it is good that like we got two different linkages now. So एक फॉर्म 8 एंड फॉर्म 39 का लिंकेज है, एंड सिमिलरली देर इज अ लिंकेज बिटवीन सेक्शन 20 देन सेक्शन 44। हम्म। सेक्शन 20 का तो सेक्शन 44 के साथ भी है, सेक्शन 69 के साथ भी है, तीनों चीजें 69 के साथ में साथ। चलती है। जी। अच्छा, सेक्शन 20 इज रिलेटेड टू सेक्शन 44 एंड 69, इज इट? 69। यस मैम। ओके, Yeah. ठीक है ओके। ना। Before देखो मेरे after ऐसे अपसर्ड से क्वेश्चन कितने हेल्प करते हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि आपके बिना वो ज्योत प्रज्वलन होती ही नहीं है, दीप प्रागट्य होता ही नहीं है, तो कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और प्रदीप सर आजकल लिंकिंग में हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, चुप ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता नहीं, है मैडम, प्रदीप सर के हाथ में तो है ना अभी, भगवान ने ऐसी कृपाएं बरसाई है कि दोनों हाथ से चांदी चांदी है प्रदीप सर की तो, दोनों नहीं चारों हाथों से। हो गया क्या?
प्रदीप सर मैडम का एक मैं आपको बताऊं मैडम, प्रदीप सर की लास्ट टाइम ये पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुई थी, क्योंकि सर कौन से थे ये, जर्मनी वाले थे या रशिया वाले थे, कौन थे? जर्मनी था सर। जर्मनी वाले इनको परेशान कर रहे थे। जर्मनी वाले, सोचो, ये कैंडिडेट हमारे साथ जो हैं प्रदीप सर, उनको जर्मनी के पर्सन पेटेंट के लिए ही परेशान कर रहे थे, और उसी की वजह से सर की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी। तो प्रदीप सर को जितने भी लोग जानते हैं ना, जितने जितने लोगों को भी एक्सप्लोर करना है इन्वेंशन होता क्या है, सर ने तो मेरे साथ ऐसे ऐसे आइडिया शेयर किए हैं कि वो छोटे छोटे इन्वेंशन पे ना बहुत बारीकी से माइन्यूटली सोचते हैं। तो जो भी ऑटोमोबाइल से इंटरेस्टेड है, ऑटोमोबाइल्स में नई नई इन्वेंशन फ्यूचर में इंडिया में क्या क्या आने वाली है, मैं तो अभी से नाम लिख के दे देता हूँ आपको। प्रदीप सर इज वन ऑफ द की पर्सन to change or say to do something हाँ। revolutionize in terms of automobile engineering, and that's for sure. मैडम Section जेके मैडम 20 जी। क्लिप भेजा था, ऑडियो क्लिप भेजा था। सेक्शन 53, सेक्शन 60, 61 टू 66 तक जो लिंकेज देने के लिए एक छोटा सा क्लिप है, 1 या 2 1 मिनट का शायद। एक बार सुन लीजिए, आपको मतलब ज्यादा याद रहेगा। सेक्शन आपने भेजा था? 53 अभी अभी आज भेजा है भेजा है ग्रुप में। ग्रुप में। देर इज ओके अ लिंकेज। ओके 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 सर, आई विल चलिए, डू दैट। रूबी मैम, सेक्शन 21 किसके बारे में बात करता है? इट्स टाइम फॉर पुटिंग लाइक एप्लीकेशन, इसमें पूरा टाइमिंग बताई गई है हमारे एप्लीकेशन ग्रांट होने पर, जैसे ओके, एप्लीकेशन फिर मैं पब्लिकेशन। इसको ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ, वैसे है टाइटल यही। मैं तो इसको बोलता हूँ FER का रिप्लाई। हाँ, एसपीआर का 6 मंथ। ओके, क्या है उसका फॉर्म, कौन सा FER का रिप्लाई करने के लिए? सर इसमें फॉर्म 18 फिल करते हैं। नहीं, गलत। वो 18 तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है, फॉर्म नंबर 30 से FER का रिप्लाई होता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई फॉर्म नंबर 30 से होता है। फीस उसकी ₹0 है, कोई फीस नहीं होती है। ओके, अब टाइमलाइन कितनी है? 6 मंथ होती है सर, ओके। जो इशू होता है हमें एफआर। फिर उसको एक्सटेंड कितने महीने तक कर सकते हैं? वो 3 मंथ्स तक कर सकते हैं हम ओके। फॉर्म फॉर। यस सर। अगर मैंने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है, तो पर मंथ के चार्जेस कितने रहेंगे? सर आपकी स्क्रीन दिखना बंद हो गई है। ऐसा हुआ क्या? शेयरिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन। सेंड रिक्वेस्ट, आपने क्या होस्ट ले लिया क्या? आपके पास होस्ट है रजत सर, आपने होस्ट पे क्लेम कर लिया, दैट्स व्हाई माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैं कौन सा हूँ इसमें से, होस्ट वाला हूँ होस्ट वाला हूँ? आ गया। ओके। यस सर। जी। हाँ तो मैडम, फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है, यस सर। तो पर यस सर। मंथ एक्सटेंशन एक्स की फीस कितनी है? 1000 है सर फॉर यस मैम। नॉर्मल। एंड फॉर्म नंबर 18A फाइल किया है, तो पर मंथ की फीस कितनी है? 2000। 2000। परफेक्ट। और 22 से 24 सेक्शंस क्या है? ओमिटेड। बस। अब 25 से वापस आते हैं। 25 से कौन करेंगे? 25 की शॉर्ट की किसी को याद है? 25 सेक्शंस के सारे कीवर्ड्स, यानी सेक्शन A to K ग्राउंड, A to K, AK-47। ये मैं करूँ प्रदीप सर? सर, मोनिका सर मैम, प्रदीप अर्चना सर। मैम का हो गया। नहीं हुआ है ना, अर्चना मैम थोड़े से लेट आए थे, इसलिए फिर मैंने स्टार्ट किया था रूबी मैडम के साथ। हाँ, तो अर्चना मैडम ट्वेंटी को भी फाइव साथ में। तो कर सकती हूँ मैं, 26 से नहीं कर पाऊंगी, फिर ओके मीटिंग मैडम, स्टार्ट तो होती अभी मोनिका मैडम को प्रिविलेज देते हैं। जो 25 को आप बताइए, ग्राउंड A। है।
ग्राउंड बताना है सीधा, जैसे बस ऑपोजिशन ऑफ मैडम, पेटेंट रूल ग्राउंड नंबर ग्राउंड में 35। पूछ रहा हूँ उतना ही, और उसका भी ठीक है। कीवर्ड ग्राउंड फर्स्ट ए। है रॉन्गली ऑब्टेन्ड। फर्स्ट नहीं होता है मैडम, ये ए, गलत चीज है। ग्राउंड ए, हाँ, ए रॉन्गफुल रॉन्गली ऑब्टेनिंग। ऑब्टेन्ड। बी। हाँ। बी इज पब्लिश बिफोर प्रायोरिटी डेट। सी। सी इज प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स बाय डी। प्रायोरिटी डेट, known or use। ई। E is obvious। एफ। F is section 3 or 4 not patentable। वेरी गुड। जी। G is clarity या best method से एच। ना क्या हो। सेक्शन 8 फॉर्म नंबर परफेक्ट। 3 आई। जिसमें आएगा। I is ये कन्वेंशन एप्लीकेशन 12 मंथ में जे। ना की हो। J is बायोलॉजिकल मटेरियल सबमिट ना बहुत किया अच्छे। हो। के। K is TKDL। एल। L तो कहीं आएगा सर, K is TKDL ही है बस, L तो नहीं बस है। मैडम बस, सही है मैडम, ए टू के ग्राउंड ही है। मगर ये याद होना चाहिए, देखो ये ना इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ, मेरा है ना ये थोड़ा थोड़ा थॉट प्रोसेस टेढ़ा वाला है। तो अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्लियर होना चाहिए कि ए टू के ग्राउंड ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, और अगर मैं पूछूं सेक्शन 3 में कितने ग्राउंड्स हैं? सेक्शन 3 में ओ, ओ तक है सर वो। ओ गलत, पी ए टू पी पी तक है। ग्राउंड है। ए टू पी। पी तक पी है में है सर, वहां पर ए टू पी। टिकेडियल, ए टू हाँ, पी ग्राउंड है। हाँ, पी है। तो वो, हाँ देखो ये गलती होती है, इसलिए परफेक्ट होना चाहिए, रट्टा मारो तो परफेक्ट मारो, एकदम परफेक्ट निकलना चाहिए। और ये चीज समझ के ही हमने रट्टा मारा है, ऐसा भी नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। ओके, तो ये हो गए सेक्शन नंबर 25 की बात। अब 25 में आते हैं वापस मैडम, मोगनी का मैडम। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड। ये सेक्शन 25 एंड सेक्शन 64 revocation of patent. um, Revocation of patent generally, when it's done by like section 64, if I remember, हाई कोर्ट करता है ना, मतलब अंडर दैट देन। कौन सा तो बॉडी बॉडी फॉर्म हुआ है ना हाई कोर्ट दिल्ली में, आईपीडी। अंडर देम। हाँ, उनके नहीं अंडर से नहीं, वहां पर आईपीडी नहीं 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 मैडम, वो आईपीडी का कोई मामला नहीं है, 64 का मामला डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही है, वहां पर कहीं पर भी आई राइट राइट। आईपीडी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, नहीं लिखा है, आई अंडरस्टैंड, बट दिल्ली में वो जो हाई कोर्ट में जो बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं, इट्स सेपरेट बॉडी ओवर देयर हाँ, विच लुक्स इनटू दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन। डिवीजन। वो ही देखता है सारी चीजें जो पिटिशन वगैरह आती हैं। सो माय क्वेश्चन इज प्रैक्टिकली कुछ दैट। भी। जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। प्रैक्टिकली जो कुछ भी हो, सेक्शन 64 में कहीं पर भी आईपीडी का जिक्र नहीं है, तो हाँ, हमें आई नो उसको याद रखना अंडरस्टूड। नहीं है। ओके, हाँ। क्वेश्चन पे आते हाय। हैं। हाँ, क्वेश्चन तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये रिवोकेशन ऑफ पेटेंट पेटिशन बाय एनीथिंग बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड या सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंटर क्लेम, जो भी हमने 64 में डिस्कस किया था, उसके कुछ तो ग्राउंड थे वहां पे। एंड हम्म। देन दैट ग्राउंड वर्सेस दिस ऑपोजिशन टू पेटेंट, लाइक पोस्ट ग्रांट हम्म। ऑपोजिशन आई स्पीक अबाउट, इज देयर एनी हम्म। रिलेशन कि यस। कुछ तो आपको इंटरलिंकिंग आपको अगर रहेगा ना? याद हो ना, तो रजत सर ने वहां पर क्लियर कट स्टेटमेंट बोला था। क्या बोला था? कि जितने सेक्शन 25 के ग्राउंड है वो तो आएंगे ही आएंगे, उससे ज्यादा हाँ, आएंगे। तो अब किस एक्चुअली तरीके ना से आई टेल आएंगे? यू व्हाई आई आस्क्ड यू। हाँ हम्म। हाँ। सो एक आई मीन आई डोंट नो वेदर आई शुड डू इट हियर और आई नहीं नहीं, कनेक्ट डू इट डू लेटर। इट डू इट, जाने दीजिए सो वो, आप एक इतनी एक देर एक बात। केस है, एक केस है एरिक्सन वाला केस जो है, विच वाज वेरी हम्म। इस एरिया में बहुत बूम था। एंड आई वाज हम्म। जस्ट चेकिंग विद वन ऑफ माय सीनियर एडवोकेट हु हम्म। इज द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्चुअली। So he हम्म। was telling me कि पेटेंट का, I mean apparently he showed me where exactly all this hearing happened. तो मुझे बता हम्म। रहा था कि there was a very you know cutthroat discussion between the council stating that the revocation of patent के जो grounds 64 में है versus तो ground 25 post grant में जो आते हैं, पोस्ट ग्रांट के ग्राउंड्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ज्योति मैम, एंड 60, हाँ। मैं उसका आंसर देता हूँ। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। वो केस स्टडी मैंने पढ़ी है, रियल लाइफ कैरेक्शन का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये था। मैं बिल्कुल कंक्लूड करूंगा 2 मिनट में। अगर आप सेक्शन 64 पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन दिस एक्ट। हम्म। तो वो जो सेक्शन 64 है ना, वो सुपरफिशियल नहीं है।
वो 25 के नीचे आता है वो सेक्शन। अगर आप पहले से ही किसी ग्राउंड को यूज करके सेक्शन 25 का यूज कर चुके हैं, तब वो 64 में आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप आफ्टर हाई कोर्ट जा रहे हो, आफ्टर ओपोजिशन, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि आप 25 के ग्राउंड्स यूज नहीं कर सकते अगर आप पहले ओपोजिशन डाल चुके हो। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग है वो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कंटेक्ट नहीं है वो। तो वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है बाय 25। ये था उसका मैम कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट का। ज्योति मैडम, मैं तो इतना समझ पाया, मोर और लेस एरिक्सन को ये कहा गया, या जो भी जो क्लेम कर रहे थे वहां पर रिवोकेशन का, उनको ये कहा गया कि भाई पहले आप ओपोजिशन करके आए हो, नहीं उसका नहीं, द जो भी केस वाज इन कंक्लूजन। फेवर ऑफ एरिक्सन, द केस नहीं वाज नहीं, इन फेवर ऑफ वो एरिक्सन। था वो था बट जजमेंट का ये पार्ट था। नहीं, मेरा क्योंकि क्वेश्चन जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने उनका जजमेंट, वो हम्म। उनका कंटेंशन है कि उसके हम्म। एडवोकेट ने कैसे विन किया। आई एम नॉट लुकिंग तो फॉर दैट। आपका मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप ऑपोजिशन में, मतलब कोई भी पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन करते हो, तो एज अ पेटेंट एजेंट व्हाट आई हैव टू कीप इन माइंड, इज इट लाइक द ग्राउंड फॉर ऑपोजिशन, क्योंकि दोनों के ग्राउंड, इसके ग्राउंड और उसके ग्राउंड लगभग मैच करते हैं, बट 64 के हम्म। ग्राउंड ज्यादा अच्छे हैं, राइट? हम्म। तो जब लेट्स से कि अगर ये देखूं, तो इज इट लाइक 64 शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन और 25? बिकॉज हाँ। ये हमारे पेटेंट एग्जाम के क्वेश्चन में भी आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ। हाँ। क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम। ये पोस्ट सेक्शन 25 का पोस्ट ग्रांट के जितने भी दिए हुए ए टू के, इज इट मोर हम्म। बेटर देन 64? क्योंकि प्रोविजन वाइज तो दोनों ही इंडिविजुअल कैन गो फॉर इट बस ना। वही वही आपका क्वेश्चन है ना, कि 25 बेटर है 64 से। हाँ अब हाँ इसका एक हाँ। हाइपोथेटिकल आंसर बनाते हैं, चलिए कंक्लूड आप है करते ना हैं एक इसको बार लॉजिकली। पेपर देखिए, आप है ना पेटेंट मैडम एग्जाम के पता है, पेपर। पता ओके। है, आपने जो बोला वो है। अब इसको लॉजिकली देवेंद्र। कंक्लूड करते हैं। पहले सुन भी लेते हैं कि प्रदीप सर क्या कहना चाहते हैं, अखिल सर क्या कहना चाहते हैं, रजत सर क्या कहना चाहते हैं, अर्चना मैडम क्या कहना चाहते हैं, और फिर मेरे पास दो तीन लॉजिकल पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करते हैं या 25 पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन को एंड 64 को। अगर वो चीज ये डिस्कशन में आ गई, देन आई विल नॉट गोइंग टू टेल दैट, बट इफ नहीं, इफ इट इज नॉट अराइज, देन आई विल गिव यू द आंसर। ओके, स्टार्टिंग विद प्रदीप सर। जी सर, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर सर मैं कंक्लूडिंग क्या, रिमार्क कीजिएगा। यस सर, यस सर। सो मैडम, सेक्शन 64 and section 25 में देर इज टोटली डिफरेंसेस है। सेक्शन 25 प्री ग्रांट ऑफ पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए है। रिवोकेशन के लिए क्या होगा, देर आर सम मोर एडिशंस। ओके, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 25 will also get added. There is one more section called section 99, and there is a section related to 35, and 39 will also get added here. So altogether forms section 64 revocation के लिए। ओके, ओके, सो अखिल सर इतना आप। इतना इतना याद रखना है हमें। यस। जी, अखिल सर आप क्या कहना चाहते हैं? डैडी देख लो जरा। सर मुझे इसमें ये लगता है कि लाइक जो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के ग्राउंड है वो है, आप प्रोसिक्यूशन फेज में करते हो वो आप मेनली अगर देखा हम्म। जाए। और जो 64 है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट वाला, वो आप एज अ काउंटर क्लेम भी यूज करते हो ड्यूरिंग द इन्फ्रिंजमेंट, या फिर गवर्नमेंट पिटिशन फाइल करती है हाई कोर्ट्स में, तो ये लिटिगेशन का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये, और फिर सेकंड थिंग इसमें ये है कि लाइक जो पोस्ट ग्रांट होता है वो जनरली 1 साल तक ही रहता है, कि फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट से। तो उस तक का ही टाइम रहता है, उसके बाद तो सर फिर वो लिटिगेशन फेज में ही चला जाता है, फिर जाके सेक्शन 64 के ग्राउंड्स यूज करने चाहिए। अदरवाइज उसे। नहीं, नहीं ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि ग्रांट के बाद आपको 1 बरस के लिए वेट करना है, पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से 1 बरस के लिए वेट करना है फिर 64 में जाना है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सो दैट इज नॉट एट ऑल एन आर्ग्यूमेंट। हाँ, बाकी ये बात आपकी सही है कि वो प्रोसिक्यूशन के पार्ट में गिनेंगे 25(2) को, बट 64 को हम इसमें गिनेंगे हाई कोर्ट में, लिटिगेशन में। हाँ, लिटिगेशन में। लिटिगेशन। ये पॉइंट सही है। ओके। हाँ, मैं आ गया, 1 मिनट। और क्या है ये?
आप कौन बोल रहे थे? अर्चना मैडम? रजत सर, पहले मैं एक ही मिनट। रजत सर, इनको है ना वो, ये तो एक पॉइंट है ही। 1 बरस वाली जो बात है वो पॉइंट आएगा। फिर दूसरी बात आएगी रिवोकेशन के केस में, वो मीन्स पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ पर्सन इंटरेस्टेड हो रहा है। वहां पर 3 कैटेगरीज आ रही है, वहां हम्म। पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। तो वो दोनों पॉइंट पे ज्योति मैडम को क्लियर करवाइएगा। मैं आ रहा हूँ 2 ही मिनट। सर मैं वही बोलने वाली थी, एक हाई कोर्ट में होता है और एक कंट्रोलर के पास। चलिए, स्क्रीन सर आपकी शेयर है, मैं बंद कर दूं? कर लीजिए। चलिए, ज्योति मैम हाँ सर। देखिए, एक तरफ है सेक्शन 25 और एक तरफ है सेक्शन 64। ठीक, सेक्शन 25 में जो एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ पर होता है? इन फ्रंट ऑफ विच, मतलब जो डिसाइडिंग बॉडी होती है, यहाँ पे जजिंग बॉडी जो होती है वो कौन होती है? फॉर सेक्शन 25 सर, यस मैम, सेक्शन 25 इज कंट्रोलर। कंट्रोलर। एंड इन सेक्शन 64? इट इज द कोर्ट। हाई। सेक्शन 25 कब तक एप्लीकेबल होता है, कब तक इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 ईयर। 1 ईयर। एंड 64? 64 का ऐसा है कि आई थिंक एनी टाइम, आई मीन इफ देर इज एनी इन्फ्रिंजमेंट और एनीथिंग कमिंग अप, और इफ देर इज एनी पर्सन इंटरेस्टेड और द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, दे कैन डू इट एनी टाइम ना। पेटेंट टर्म हाँ, 20 साल, विद इन द पेटेंट टर्म। ओके। 20 ईयर्स। मतलब अगर ग्रांट होने के बाद 1 साल बीत गया तो 25 खत्म। हम्म। बट 64 तब भी आपको पावर देता है कि आप उस पर एक्शन ले सकते हो। हम्म। ठीक है मैम। सेक्शन 25 में एप्लीकेंट कौन हो सकता है? एप्लीकेंट पेटेंट ही होगा। नो। अब वो अपना पेटेंट क्यों अपोजिशन करवाएगा? अच्छा, एनी पर्सन इंटरेस्टेड। हाँ, पोस्ट ग्रांड में वही पर्सन। है ना, एनी पर्सन इंटरेस्ट, हाँ, अ पर्सन पर्सन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड। ग्रांट करवाया हाँ। जाता है। और 64 में? 64 में ये सारे बॉडीज जो बताए ना, पर्सन इंटरेस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंटर क्लेम भी हो सकता है। सेक्शन 25 में ग्राउंड्स कितने हैं टोटल? A to K। 11। हम्म। और 64 में? 12 है शायद 64 में। 22। 22 ग्राउंड है। ओके, तो हैवी है ना। ओके। तो आपको ज्यादा प्रिविलेज कौन सा सेक्शन देगा? 64। 64। तो क्लियर हो मैम कि 64 फार बेटर है 25 से, क्योंकि आपके पास ग्राउंड्स ज्यादा है, टर्म ज्यादा है। जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप एक सुपीरियर बॉडी के पास जाते हैं, तो आपके पास स्कोप बढ़ता है। आप 20 ईयर्स के स्पैन पे कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 कैटेगरी है जो अप्लाई कर सकती है पेटिशन: एक पर्सन इंटरेस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, और वो पर्सन जिनके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल हुआ है वो अपने बचाव में, इन डिफेंस, वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्लियर है मैम? डिफेंडेंट। एज अ डिफेंडेंट।
हाँ बहुत ये बढ़िया क्लियर, सर। अब क्लियर हुआ सर। और आई थिंक है ना सर, मुझे ना मालूम नहीं कौन सा पेपर है, बट इट सीम्स लाइक ये क्वेश्चंस है ना रिपीटेडली आया है। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, कि ऐसा कोई एक है ना केस स्टडी देते हैं ये लोग, जिसमें सिनेरियो डाला जाता है कि तुम्हारे क्लेम हैं जिसमें एक गुड नाइट, उसमें एक दो क्लेम जो हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं, एंड बेसिकली लाइक समथिंग टू डू विथ पेटेंट ऑफ एडिशन हुआ हुआ सिनेरियो होता है, एंड देन दे ब्रिंग आउट कि विथ व्हाट द पर्सन शुड बी डूइंग, वेदर सेक्शन 25 और 20 और 64, और ये केस विद इन मतलब ही गॉट द पेटेंट 1 year बिफोर ओनली, वैसा कुछ सिनेरियो। तो आप लोग एक बार देख लेना। मुझे नहीं पता कि मतलब इनकेस टाइम परमिट, जस्ट टेक अ लुक, मे बी विल बी मैम दैट सेक्शन looking। विल, दैट केस स्टडी वी विल डेफिनेटली टू, बट आफ्टर स्टडिंग द सेक्शंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है सर, ओके। बिकॉज जहां इन्फ्रिंजमेंट की बात आ गई, वहां हम्म। सेक्शन 25 का कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है कि 1 साल पहले ही मिला है। हाँ मतलब हाँ हो सकता है। तो मैं मतलब आई गॉट दिस वन बिकॉज सिंस आई वेंट देयर ना, दिस डिस्कशन वी अपेरेंटली कुछ लोग थे इनके साथ ये डिस्कशन हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट लाइक आई डिस्कस इन द क्लास वन। हम्म। ठीक है, इन्फ- परफेक्ट सर, थैंक यू। जी साक्षी मैम। अभी ग्राउंड्स नहीं हुए हैं ना सर 64 के सर? नहीं, ग्राउंड अभी नहीं है। सर अभी हम लोग वीकडे में करेंगे कि नेक्स्ट संडे करेंगे? मैम अभी वीकडे करना में है कभी बोलो, भी। अभी करना है तो। सर जन्माष्टमी है सर सैटरडे, प्लीज संडे को लाइट रखना, हाँ। क्योंकि सर हमारे घर में बहुत जन्माष्टमी। बड़ा फेस्टिवल है कृष्ण जन्माष्टमी का। तो वो तो सैटरडे को हो जाएगा ना मैम, संडे की तो नहीं, छुट्टी है। सैटरडे रात को होता है, सैटरडे रात को 10 तक हमारे यहाँ भजन कीर्तन चलेंगे, और वो झूला वाला जो भी रहता है ना वो सब करना है। तो संडे ना थोड़ा हल्का रखना प्लीज। हाँ हाँ मैडम, हल्का ही इस बार आप देखो, कोई सेक्शन नहीं है संडे को। आपने अगर देखा नहीं है स्केड्यूल पूरा। आप ये अभी ये करवा दीजिए ना 64 के सारे ग्राउंड्स। चलिए, अरे अभी टेन सर, नाइनटीन हुआ है। अभी दिमाग में नहीं जाएगा सर इतना। अभी दिमाग में नहीं जाएगा। नहीं 22 नहीं, है ऐसा ना ऐसा सर। कभी नहीं होता है मैडम, देखो, ये गलत थॉट प्रोसेस है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं थके हुए दिमाग में भी सारी चीजें आसानी से याद रखता हूँ। दिमाग कभी थकता नहीं है। इट इज अवर मेंटालिटी कि जो हम नहीं कर पाते हैं वो हमें बार बार पिंचअप होती है, और कुछ नहीं होता है इसमें मैडम। आपको मैं ट्रिक दिखाता हूँ कि कैसे हम करते हैं। वैसे मेरे पास 64 की स्लाइड भी बनी हुई है, बट स्लाइड की जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं पेटेंट एक्ट को, और कैसे उसको याद रखा जाता है। हाँ, देखिए। सर करें या रजत सर आप कुछ करना चाहते हैं? नहीं नहीं, कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये देखिए आते हैं। आईपी इंडिया वेबसाइट पे जाते हैं, ई सिटीजन एक्ट में जाना है, HTML ओपन करना है, 64 के वहां जाना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्राउंड्स पे। हाँ, हमें पता चल गया है कि कौन कौन पर्सन। पहले तो रिवोकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, रिवोकेशन यानी क्या? इसका कौन आंसर देगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन? सर यस सर। इसमें अमेंडमेंट आ गया, देखो ध्यान से, अमेंडमेंट अमेंड हो गया 64। देखेंगे ना सर, पहले इसको एक बार देख तो लेते हैं। कहाँ पर है, आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। अमेंडमेंट आ गया इनमें। ये मेरे माइंड में था, बट क्योंकि इस एक्ट में नहीं लिखा था इसलिए मैंने उस पॉइंट को नहीं छेड़ा। क्योंकि सो ये अब जजमेंट है, ये केस में लास्ट ईयर आया है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जाती है आईपीडी में, हम्म, और जो काउंटर क्लेम होता है वो जाता है हाई कोर्ट में। ओके। और सामने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एपीलेट बोर्ड लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड लाइन।
Subject to the provision contained in this act, a patent, whether granted before and after the communication of this act, may be revoked on a petition of any person interested or of the central government by the appellate board, or on a counterclaim in a suit for infringement of the patent by High Court on any of the following grounds। तो सर सही है, आपकी भी बात सही है, ज्योति मैडम की भी बात सही है। ज्योति मैडम, आपकी बात यहाँ पर सही इस तरीके से है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जाएगी एपेलेट बोर्ड। एपेलेट बोर्ड यानी आईपीडी सेक्शन, पेटेंट डिवीजन सेक्शन में, हाई कोर्ट में। एंड काउंटर क्लेम वाले जो होंगे, जिसको इंफ्रिंजमेंट सूट में घसीट के लेके आया गया है गुनहगार बन के, वो जब काउंटर क्लेम करेंगे रिवोकेशन का, तो वो जाएंगे हाई कोर्ट में। ये क्लियर कट है। आई थिंक सर पहले भी ऐसे ही लिखा हुआ था, ये अमेंडमेंट नहीं है, मैंने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था। सर नहीं नहीं, सर, मेरे मैंने पास बुक है 2 साल पुरानी, उसमें एपेलेट उसमें बोर्ड का नहीं था। मेंशन नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। हाँ। मैंने इसलिए पहले बुक देखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो मैडम, अब आप ज्योति मैडम, ये जो चीज है ना वो सही है आपकी, अब सही हुई चीज, ये अपेलेट बोर्ड यहाँ पर लिखा नहीं, हुआ आ बट गया सर मैडम। एक्चुअल सिनेरियो में हो ये रहा है ना कि जो भी सेक्शन 64 की केसेस बनते हैं ना, बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू दिस एपेलेट बॉडी ओनली इन दिल्ली में। दैट्स व्हाट द कोर्ट इज बीन डूइंग ओवर देयर। जो वो हाई कुछ कोर्ट भी, का जो, हाँ, ज्योति मैडम आपको पेटेंट एजेंट क्लियर करनी है कि नहीं करनी है, वो बताओ पहले। वेदर यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, यस और नो, उतना अब बताइए मुझे, पहले। मैं इसका आंसर क्या दूं? मैं 12:30 बजे तक नींद छोड़ के अगर बैठी हूँ तो मैं क्या करना हाँ। चाहती हूँ जिंदगी में, अब ऑब्वियसली ना। अब मैडम, अब दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। हम्म। अगर आपको अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है, तो क्या प्रैक्टिकली चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना ठीक है, है ये हाँ, क्या कह ऑन रहा है, बुक जो लिखा है, हाँ। बस उसका मीनिंग निकालिए। रजत सर ने क्या बोला, सर देखो यहाँ पर एपेलेट बोर्ड लिखा हुआ आ गया, और फिर मैंने क्या कहा कि हाँ एपेलेट बोर्ड है तो आईपीडी में जाएगा। अगर यहाँ पर एपेलेट बोर्ड नहीं लिखा हुआ होता, जो 2 बरस पहले नहीं था, इसीलिए मेरे दिमाग में नहीं आया, अगर नहीं लिखा हुआ होता तो फिर मैं हाई कोर्ट ही बोलता और कुछ नहीं बोलता। इज दैट क्लियर मैम? हाँ ये सर, दिमाग आंसर में में सर अगर बिठाइएगा। हाई कोर्ट भी लिखेंगे तो उसको गलत नहीं करेगा कोई। हाँ गलत कोई नहीं करेगा, बट लिखा हुआ है वैसे ही बोलो ना भाई, क्यों उसको। हाँ अब हाँ। अगर अगर मैं यहाँ से आंसर क्वेश्चन ये बनाऊं कि पर्सन इंटरेस्टेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर फाइल करेगी रिवोकेशन का सूट, तो क्या आएगा आंसर? आईपीडी। सिंपल मल्टीपल सी बात, करेक्ट होगा तो आईपीडी और हाई कोर्ट दोनों चूज कर दो। दोनों आएंगे। बट अब ये कंफ्यूजन क्यों रखना, अभी जो लिखा हुआ है उसको उस पर ही फोकस करो, परफेक्ट उसी डायरेक्शन में जाओ। चलिए सर, अपन हाँ, ग्राउंड्स पे आते हैं। नहीं पहले ये बताओ रिवोकेशन है क्या। ग्राउंड्स पे ऐसे नहीं आना है, रट्टा भी मारना है और अच्छा समझना भी है, दोनों भी चीज करनी है ना। सर, थोड़ा रिवोकेशन जूम क्या जूम कर लीजिए, जूम कर लीजिए। कैंसलेशन सर। बस। है जी? रिवोकेशन क्या है? कैंसलेशन। कैंसलेशन। कैंसलेशन किसका? पेटेंट का सर, ग्रांटेड पेटेंट का। पेटेंट का। पेटेंट का या कब? सो आफ्टर आफ्टर ग्रांट। आफ्टर ग्रांट। बिफोर। बिफोर तो प्री ग्रांट हो गई थी आई थिंक। हाँ, क्या प्री होगा? प्री ग्रांट। हाँ प्री ग्रांट, बिफोर यानी प्री ग्रांट, नहीं, बरोबर तो बात की है। तो ग्रांट रिवोकेशन नहीं का है तो प्री। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो, मीन्स रजत सर आप क्या कहना चाहते सेक्शन हो? सेक्शन 64 का टर्म क्या, कब तक अप्लाई कर सकते हो आप इसको? आफ्टर ग्रांट, बिफोर ग्रांट से पहले बिफोर। 64 आएगा हाँ ही हाँ। नहीं, आएगा नहीं ही नहीं। नहीं वो ऐसा, अरे रजत सर वो क्लियर बोलो ना। अपोजिशन बोल सर रहे थे। आफ्टर, आफ्टर ग्रांट से कहाँ तक? हाँ तो वही तो मैंने पूछा ना, बिफोर। हाँ। अरे 20 फ्री। इयर्स ना। हाँ। यस, 20 years। आफ्टर ग्रांट, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 years। नहीं तो सर। मैं एक्चुअल भी आपको मैं भी आपको गलत कह सकता हूँ सर। सर वो प्रदीप सर टिल द भी टाइम पेटेंट इज इन अपोजिशन बोल फोर्स रहे बोलो। थे। मैं बोलूंगा टिल द टाइम पेटेंट इज इन फोर्स। समझ बोलो गया। क्या कर लोगे, बोलो। नहीं तो हाँ बोलो हाँ, बोलो। 20 years सही बात है। हाँ बोलो, मैं 20 ईयर नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता 20 ईयर। मत चलो। बोलो।
टिल द मतलब टाइम बाय पेटेंट इज इन फोर्स, टिल द टाइम पेटेंट इज इन फोर्स। बट सर ऐसा क्यों? अगर हाँ 20 बीच में सर, तक ही कभी तो वेरी गुड, बीच ये में देखो अगर लैप्स हो गया यही तो। आना चाहिए था, यही क्वेश्चन आना चाहिए था। हाँ चलो सर, अब आइए सेक्शन 60 की बात कीजिए। पेटेंट कब तक फोर्स में रहती है? कहाँ गए गंगाधर सर? हाँ सर। पेटेंट कब तक फोर्स में रहती है? पेटेंट तो 20 ईयर तक रह जाती है बिना रिन्यूअल फीस पे नहीं किए। वगैरह, नहीं नहीं, जब तक पे करेंगे जब तक रहेगा। हाँ एग्जॉस्ट तो हुआ। पेटेंट जिंदा है तो ही रिवोकेशन होगा ना, मर गई उसके बाद में हाँ सर। रिवोकेशन होगा? नहीं सर, फिर तो खत्म ही है एग्जॉस्ट चलो। बिल्कुल। बस तो समझ में आया मेरा स्टेटमेंट? रजत सर ने ये कहा हाँ सर। कि फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, ग्रांट से लेके कब तक? 20 ईयर्स हैं? स्पान बोले उन्होंने। मैंने कहा कि डेट चलने ऑफ दो। ग्रांट से जब तक पेटेंट इज इन चल। फोर्स। हाँ हाँ सर, अभी दोनों ही। क्लियर है सर। हाँ बस यही तो बात है, इसीलिए तो मजा आता है जब भी ऐसा होता है ना। ये काफी टाइम से हो रहा है, मीन्स ये जो रजत सर के, मैं जो बोलता हूँ उसको और प्योरीफाई करते हैं रजत सर, रजत सर जो बोलते हैं उसको और प्योरीफाई करता हूँ मैं। और उसी की वजह से तो ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वही तो बढ़िया चीज है जुगलबंदी। यस सर। ये सभी को समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? ज्योति मैडम को समझ में आ गया तो सभी को समझ में आ गया। ज्योति मैडम कहाँ गए? नहीं नहीं, उनको सर समझ ये आता है सर एकदम से। हाँ नहीं सही बात है, मुझे एकदम से नहीं समझ में आता। आई गो टू डीप, वो सही कह रहे हैं। अब समझ में आया कि नहीं? सबसे अच्छा समझने में ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ अर्चना एंड प्रदीप सर। अभी चलो एक मैडम बार ये अर्चना स्टेटमेंट मैम समझ में आया एक्सप्लेन कि करे। नहीं? आप भले ही हमारे स्मॉल फैन रहे, बिग फैन ना रहे, शी इज बस मेकिंग अ ये चीज इमोजी। समझ में आई कि नहीं वो बता दीजिए। अर्चना मैम एक बार एक्सप्लेन करेंगी अभी इसलिए। हाँ, मैडम, ज्योति मैडम, हाँ अभी जो बात हुई वो समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ रिवोकेशन सर। कब तक हो सकता है? हाँ हाँ हो गई सर, ये रिवोक क्या था होने ये से तो पहले। छोड़। हो गई पर ठीक है। रजत सर 20 ईयर एज पर देवी सर इन फोर्स। नहीं तो रि- सही क्या है? नहीं अब वो रि- बताओ तो सही दोनों क्या है? सही है। नहीं गलत है, नहीं दोनों नहीं, तो सही नहीं हो सरकार सकते। सरकार तो किसी एक ही की बनती है सर, एक देखो। ही की बनेगी। फोर्स वाला सही है। हाँ, बरोबर है रजत सर, 1-0। चलो बट रजत आगे सर बढ़ते का हैं। भी सही नहीं था। सर, जय भी सर। सर एक बात बताओ मेरे को। देखिएगा अब 20 पूरा। 20। हाँ हाँ, चलो अब छोड़ो, अब थोड़ा वो तो नहीं नहीं, बोलो बढ़ता। बोलो, अब पीएचडी हो अरे ही रही है तो बोलो, अरे बोलो। अरे जब रिवोक हुआ ही, रिवोकेशन डाली तब रहे हो ना, जब रिवोक नहीं हुआ है। नहीं, उसका रिन्यूअल फीस से संबंध है, पेटेंट इज इन फोर्स। हाँ हाँ, ये दिमाग में डालिए, दोनों चीज अलग अलग है। अलग अलग वो है रिवोकेशन मालूम है। नहीं है, और रिस्टोरेशन की बात पे जा रहे हैं, रिन्यूअल फीस की बात पे जा रहे हैं हम, वो अलग है। हाँ सर, चलो ठीक है। अब आते हैं पहले ग्राउंड पे। देखो रिवोकेशन यानी डेट ऑफ ग्रांट के बाद कभी भी अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगे, किसी भी पर्सन यानी तीन ही कैटेगरी है, या तो पर्सन इंटरेस्टेड, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर काउंटर क्लेम में जिसके ऊपर इंफ्रिंजमेंट का सूट दिया गया है उसके काउंटर क्लेम में कोई पर्सन आता है, तो ये तीनों कैटेगरी में से कोई भी पर्सन को ऐसा लगे कि ये पेटेंट वैलिड नहीं है, ये पेटेंट पहले से कहीं पर अवेलेबल है, या कोई भी प्रूफ है उस पेटेंट को इनवैलिड करने का, तो उसे कहते हैं रिवोकेशन। वहां पर पेटेंट रिवोक होती है। ओके, ये लोग रिवोक करवाते हैं पेटेंट को, पेटेंट को खारिज करवाते हैं, निकाल देते हैं कि ये पेटेंट नहीं होनी चाहिए थी। वैसी बात। पहला पॉइंट है ग्राउंड ए, that the invention so far is claimed in any claim of the complete specification, याद रखिएगा किसमें? complete specification में, was claimed in a valid claim of the earlier priority date contained in the complete specification of another patent granted in India। ये भी देखिएगा। अब इसको कौन डिकोड करेगा? ये पॉइंट मैंने जो, इतना देखिएगा, और उसमें भी पर्टिकुलर कहाँ की बात की गई है? पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया, अर्लियर क्लेम, मगर किसमें? पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया। इसको डिकोड कौन करेगा, या मैं बताऊं? जी अखिल सर, बताइए सिंपल मैनर में।
सर अगर मतलब लाइक कोई इन्वेंशन का क्लेम है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, और वो ऑलरेडी सेम क्लेम प्रेजेंट है किसी और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो कि ग्रांट हो चुका है इंडिया में, तो फिर वो इनवैलिड सर है मतलब। मान लीजिए कि मेरी पेटेंट थी, आप रिवोक करवाना चाहते हैं, अब एग्जाम्पल दीजिए कि जयवीर की पेटेंट में क्या होना चाहिए। तो सर आपका क्लेम किसी और की एप्लीकेशन में, सपोज कि रजत सर की हम्म, मतलब सॉरी हम्म। सॉरी, हाँ रजत सर के पेटेंट में वो क्लेम होना चाहिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हाँ अब सही बोले, और वो भी रजत सर की पेटेंट कहाँ पर फाइल हुई होनी चाहिए, ग्रांट वो कहाँ पर होनी चाहिए। इंडिया में। हाँ ये याद रखिएगा ये चीज को। हाँ ये अब डिटेल यस में सर। जा रहे हैं, आप 1-2 बरस पहले हमारा पढ़ाने का तरीका, 1-2 बरस के बाद वो कंपेयर मत कीजिएगा। वो पहले वाले तरीके में ये बारीकियां नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाते हैं ना सर, उतनी डिटेलिंग सामने आती है। यस सर। करेक्ट है, ये यस सर। डिटेलिंग्स है, ये डिटेल्स बाहर आएगी। और ये डिटेल आपको अभी समझ में आ रही होगी। क्या बात है, थम्स अप यस दे सर। दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सभी इसका लोग मैं समझ लाइव, पा। इसीलिए सर एक चीज मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो भी 2 साल पुरानी वीडियोस हैं हमारी, उसको रेफर करने की बजाय आप लेटेस्ट वीडियो को रेफर कीजिएगा। उसके दो रीजन है, एक तो ये जो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है ये अपग्रेड होती है, दूसरा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं तो वो भी इंक्लूड होते हैं लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि भी रिसेंट अभी सर कीर्ति मैम है ना, उनके साथ ये कौन हुआ, वो 2 साल पुरानी वीडियो देख रहे थे, तो उनको पुरानी इंफॉर्मेशन मिली बट वो अमेंड हो चुकी थी तो वो कंफ्यूज हो गए। कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन सा अमेंडमेंट। सर एक्चुअली वो अमेंडमेंट नहीं था बट वो एक पॉइंट पे गलत डिस्कशन हो गया था कि जो कौन सा। पीसीटी की टाइमलाइन होती है वो 31 महीने की होती है, हम्म। बट उसकी टाइमलाइन 12 महीने की होती है। नेशनल फेज एंट्री की टाइमलाइन 30 to 31 मंथ हाँ होता है, उसमें तो कंफ्यूज इसी हो गए थे वो। कंफ्यूज होना है सर, उसमें कहाँ अमेंडमेंट है, कौन सा नहीं अमेंडमेंट है नहीं, ये। अमेंडमेंट नहीं है बट नहीं चेंज सर है। वो देखो, छोटे मोटे चेंजेस है, और वो भी जो हाँ ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी फाइव की, देखो एक एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। 2025 की जो प्लेलिस्ट है 21 डेज की और 16 डेज की, वो विथ अमेंडमेंट है। वो है, उससे पूरा है, और उससे भी पहले की वो। 2024 या उससे पहले आप जाओगे तो वहां पर अमेंडमेंट है ही नहीं। हाँ यानी हाँ 2025 की क्रैश कोर्स देख लो, वो भी अमेंडेड है। 2025 की ये जो दोनों प्लेलिस्ट है वो भी अमेंडेड है। आपने जो अभी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप जो डाल रहे हैं वो भी अमेंडेड है। और ये अभी हाँ जो हम हाँ, पढ़ा रहे हैं वो भी अमेंडेड है। इस ये लेटेस्ट चारों को चीजें देखिएगा, अमेंडेड है। लेटेस्ट को हाँ प्रेफर कीजिएगा, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे सर लेटेस्ट ही है सब, ये है ना, ये पॉइंट ऐसे आप रख देते हो, अभी आपके पास पूरा वो बना हुआ है ऐसे ही, पूरा सेक्शन वाइज 1 to 163, ऐसा नहीं होता है ना सर। तो 1 to 163 इसको ऐसे ब्रॉड मैनर में ही लीजिए, जो अमेंडमेंट है उसके लिए आप सेपरेटली पढ़ लीजिए, बट उसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए अपने नॉलेज को। चाहे वो ये कौन से सर है, अपने अभय पोरवाल सर है, उनके वीडियोस बहुत बेहतरीन है, देखिए उनको, जाइए पढ़िए समझिए। ये अपने पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट करके जो एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल पे जो सेशंस है, वो भी बहुत बढ़िया है, उसको जाइए देखिए समझिए। ये समझने के लिए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए सर, ये ऐसे स्टेटमेंट देके है ना, आप अपने नैरो माइंडेड को जागरूक कर रहे हैं, कभी भी मत कीजिए। उसको देखिए, वहां से आपको ब्रॉडर विजन मिलेगा। आपको अगर आपको ही सुनेंगे ना सर, देखिएगा, अगर कोई भी चीज होती है, कोई एक पर्सन को सुनने से ना एक मोनोटोनस फीलिंग आती है, वो बाद में आ जाती है, वो समझ में नहीं आता है, नई चीज ग्रास्प नहीं कर पाता है दिमाग। जैसे ही कोई नया पर्सन बोलेगा ना, वो काउंट स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं चीजें दिमाग में, और वहां से ही सारी इंप्रूवमेंट्स आती है। तो कभी भी रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए अपने आप को, देखिए। हाँ मगर उसके साथ में ये एक छोटा सा पार्ट है अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट को साथ साथ में देखते जाइए। जैसे अभी सीआरआई गाइडलाइन के ऊपर मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, वो आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, मगर उसको भी पढ़ना है हमें। सीआरआई गाइडलाइंस इस बार की अमेंडमेंट्स है, तो वो भी देखनी है, वहां पर भी हमें जाना है। तो वो छोटे मोटे आते ही रहेंगे, उसकी वजह से आप क्या, पूरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अभय पोरवाल सर ग्रेट बंदा है, उस बंदे ने क्या क्या चीजें की है, उसको आप देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में वो पढ़ाते हैं। वैसे जो रजत सर पढ़ाते हैं ना, वैसे ही वो भी डेप्थ में पढ़ाते हैं, और बहुत ही मीन्स डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है वो, ग्रेट पर्सन है।
अभी आते हैं यहाँ पर। तो सर ये नैरो माइंडेड कभी मत कीजिएगा कि अभी लेटेस्ट कल का ही वीडियो हो तो देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं। अमेंडमेंट साथ में पढ़ लीजिए, खत्म बात होगी वो। अभी आते हैं ग्राउंड ए पे। ग्राउंड ए के बारे में हमें कितना समझना है? तो ग्राउंड ए में मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं, प्रायर क्लेम। क्या है कीवर्ड? प्रायर क्लेम। मगर किस में? ऑलरेडी ग्रांटेड पेटेंट इन इंडिया। ये मैंने बोल दिया, दोनों कीवर्ड्स बोल दिए, प्रायर क्लेम, ऑलरेडी ग्रांटेड पेटेंट इन इंडिया। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप दीजिए, समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन कीजिए। ये सिंपल सी लाइन है आपके लिए। जैसे हमने बोला था ना 25(1) में रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग, वो हमारा कीवर्ड था। इसमें है 64A के अंदर प्रायर क्लेम, ऑलरेडी ग्रांटेड पेटेंट इन इंडिया। अब यहां पर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो बोलिए। इसमें सर भी सर सही है ना? प्रियोर हाँ जी, प्रायोरिटी डेट पीरियड ऑफ क्लेम ही है है। ना। यानी ऑलरेडी जो पेटेंट ग्रांटेड है इंडिया में, उसकी क्लेम की प्रायोरिटी डेट आपके पेटेंट की प्रायोरिटी डेट से पहले है, तो आपकी पेटेंट का वो क्लेम रिवोक हो सकता है। आपकी पेटेंट रिवोक हो सकती है, सॉरी, आपकी पेटेंट रिवोक हो सकती है उस वजह से। क्लियर है सर? यस सर क्लियर। अब आते हैं बी ग्राउंड पे। बी ग्राउंड है, अर्चना मैडम समझ में आ रहा है? या आप बोल रहे थे कि थका हुआ माइंड है तो समझ में नहीं आएगा? नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, क्या आया? प्रायर क्लेम मगर ऑलरेडी कहाँ ग्रांटेड पर? इन इंडिया। अगर इंडिया में हाँ ऑलरेडी ग्रांट होगा तो उसको हाँ, मतलब वो ग्राउंड पे रिवोक हो सकता जी जी जी। नेक्स्ट पॉइंट बी, दैट द पेटेंट was granted on the application of a person not entitled under the provision of this act to apply therefore। मैं अगर इसको बोलूं तो ये किस सेक्शन से बिलोंग्स करेगा? है। पर्सन एंटाइटल 6 है सर। हाँ बस मैडम, बहुत बढ़िया। सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो पर्सन नहीं आते हैं, अगर उन्होंने फाइल की है तो भी ये रिवोक हो सकता है। तो सेक्शन 6 पढ़ाने के टाइम पे रजत सर आपने वो बताया था सेक्शन 134 का कॉन्सेप्ट, रेसिप्रोसिटी वाला। हाँ, बताया। तो जो सेक्शन 6 में नहीं आते हैं वो सारी कंट्रीज के नाम कहाँ पर है जो हमें रेसिप्रोसिटी नहीं देती है? वैसी कंट्रीज के नाम सेक्शन 135 134 में, 134 में 133 कन्वेंशन कंट्रीज। कंट्रीज, 135 कन्वेंशन एप्लीकेशन, 134 ऐसी कंट्रीज के नाम जहां पर रेसिप्रोसिटी नहीं मिलती है इंडिया को। क्लियर है सभी लोग? सभी लोग क्लियर है या नहीं है? हाँ हाँ अभी तो है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। सेक्शन 6 में क्या आता है गंगाधर सर? सेक्शन 6 में आता है कि कौन कौन पर्सन बुलवाओ। पेटेंट फाइल कर सकते हैं। यस सर। हैं? और सेक्शन 134 क्या बताता है? सर वो कन्वेंशन। कौन पेटेंट फाइल नहीं कर सकता है। ओके सर। तो वहां पर ऐसी कंट्रीज के नाम है जो कंट्रीज इंडिया को रेसिप्रोसिटी नहीं देती। मतलब कन्वेंशन के रेसिप्रोसिटी थ्रू उस ना कंट्री देने में का नहीं जा मतलब सकते। क्या होता है? जी मतलब सर कन्वेंशन के थ्रू उस कंट्री में नहीं जा सकते। सर, रेसिप्रोसिटी नहीं मिलेगी। यानी आप वहां पर जाएंगे तो आपको, जैसे इंडिया में जो रेसिप्रोसिटी क्या होती है पहले वो समझिए ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि अगर यूएसए का पर्सन इंडिया में फाइल करे तो उसे ऐसा ही माना जाएगा जैसे कोई इंडियन सिटीजन फाइल कर रहा है पेटेंट को। यानी सारे रूल्स उस पे वही एप्लीकेबल रहेंगे, नेशनल ट्रीटमेंट दी जाएगी उसे।
और वैसे ही इंडिया का पर्सन यूएसए में फाइल करे तो उसे भी नेशनल ट्रीटमेंट दी जाएगी, यानी यूएसए के पर्सन ने ही फाइल किया है ऐसा माना जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब रेसिप्रोसिटी जहां पर नहीं है, बायोलेटरल एग्रीमेंट जहां पर नहीं है, जहां पर नेशनल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, उस कंट्री के पर्सन दूसरी कंट्री में फाइल नहीं करेंगे। यानी ना वो कंट्री एक्स वाई जेड जो भी कंट्री है वहां पर कोई इंडियन पर्सन फाइल करेगा तो वो कभी भी उस पेटेंट की ग्रांट उसको वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर भूल ओके से सर। ग्रांट मिल गई तो वहां पर भी ग्रांट निकाल दी जाएगी। और यहां पर भी इंडिया में भी अगर वैसे पर्सन को गलती से भी ग्रांट मिल गई तो वैसी पर्सन की ग्रांट को इनवैलिड करवाया जा सकता है, रिवोक करवाया जा सकता है बाय यूजिंग 64B। वही ये कहना चाहता है। अब इसको पढ़िए यानी कि और क्लियर होगा। सर दैट द पेटेंट वाज 64B ग्रांटेड। बोल रहे हो आप? 64B ना? हाँ 64(1)(b) अगर टू बी प्रिसाइज 64(1)(b). हाँ, सो 64(1)(b) में हम रेसिप्रोकेट्स वो वाला कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? हम्म। मतलब यहाँ तो कुछ और है ना। हाँ हाँ मैडम, देखिए पढ़िए इसको। दैट द पेटेंट वाज ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन नॉट एंटाइटल्ड। कौन से ऐसे पर्सन है जो एंटाइटल्ड नहीं है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? Whoever is not part of the invention is not the entitled person there. परफेक्ट। अनदर? मतलब कोई भी अगर who उसकी is लिस्ट, out of it. तो उसकी डिटेल्स कहाँ पर है? कोई सेक्शन में है क्या? सर आपने एक ये इन वाला जनरल बता दिया। आपने है ना, नहीं आपने नहीं, कहा एक कि एक सेकंड सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। ये जो रेसिप्रोकल का जो आप बता रहे हो ना, 134 का जो लिस्टिंग आप कह रहे हो वहां है, दैट इज मोर ऑन द कंट्री पार्ट ऑफ इट, हु विल नॉट बी गिविंग अ सिमिलर ट्रीटमेंट टू आवर कंट्री, राइट? बट दिस बी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बी इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेंशन और द पेटेंट. He should not be entitled to get a title to it. That is what B says ना. वेरी गुड, यस मैम। ओके, फिर हमने अब वो उसको क्यों याद बात करी? रखना है, अब उसको याद रखना है तो मैं हम्म। बी की जगह पर बोलूंगा 134। मैं इस तरीके से याद रखता हूँ मैडम चीजों को। मैं बी को याद नहीं रखता हूँ, जो लिखा हुआ उसको याद नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा 134। 134 से मुझे क्या याद आएगा? ऐसे पर्सन जो एंटाइटल्ड नहीं है पेटेंट फाइल करने के लिए। उसमें आपकी भी डेफिनेशन आ गई, प्लस वो कंट्रीज के लोग भी आ गए जो रेसिप्रोसिटी, जो कंट्रीज हमें रेसिप्रोसिटी नहीं देती है, जो सेक्शन 6 के अगेंस्ट में है। क्लियर मैडम? मैं एक छोटा सा कीवर्ड बना रहा हूँ, फ्रेज कर रहा हूँ उसको, कि ताकि हमें समझने में और आसानी रहे। दैट्स इट। आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो ये चीज आपको याद ना भी रहे, मगर इतनी डिस्कशन के बाद आप जब भी रिकॉल करेंगे ना 134 100% याद आ जाएगा, देखिएगा आपको। समझ पा रहे हैं ज्योति मैडम? हाँ हाँ सर, तो मुझे 34 से इसको लिंक करना है या 6 से लिंक करना है? 6 या 134 जैसे भी आप समझे। 6 से लिंक करेंगे तो ऐसे लिंक करना है कि 6 का रिवर्स है ये। 6 में ये पर्सन बताए गए हैं जो पर्सन एंटाइटल्ड है, और 6 का रिवर्स है 61 64(1)(b) कि 64(1)(b) में ये लिखा हुआ है कि 6 में जो नहीं आ सकते हैं उनको ग्रांट हो गई है पेटेंट, तो हम रिवोक करवा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। इट्स अ 6 रिवर्स। ओके ओके। अब आते हैं पहले ए ग्राउंड। ए ग्राउंड क्या था ज्योति मैडम? ए ग्राउंड के कीवर्ड्स क्या थे? प्रायर इसका क्लेम। था प्रायर क्लेम ऑलरेडी ग्रांटेड पेटेंट इन इंडिया. एंड बी का क्या है बी का पर्सन. कीवर्ड? हाँ वो पता नहीं मैं कैसे लिखूं, वन लाइनर में क्या लिखूं इसको मैं? कंसेप्ट 134 समझना लिखिए। है. 134 लिखिए, 134। ओके, मैं 134 पहले देखती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ. या फिर अभी आप लिख दीजिए 134 इंटू ब्रैकेट पर्सन नॉट एंटाइटल्ड। परफेक्ट। आते हैं नोट्स सी भी में। साथ के साथ लिखना है।
हाँ हाँ सर, यही तो नोट्स बनानी है, जो मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है, नथिंग मोर देन दैट। ओके सर। अब सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट है या सी ग्राउंड है दैट द पेटेंट वाज ऑब्टेन्ड wrongfully in contravention of the rights of the petitioner or any person under or through whom he claims। मैं डायरेक्टली बोल दूं wrongfully obtained, यहां पर यही कीवर्ड है, wrongfully obtained। सर वो बाकी का पिटिशनर एंड वो कैसे केस में आ जाएगा? हाँ मैं बताता हूँ ना, वो आ जाएगा। पहले ये कीवर्ड तो परफेक्ट है, wrongfully obtained। हाँ, अब इसके साथ में लिख लीजिए सेक्शन नंबर 52। खत्म बात। अब रिकॉल कीजिए सेक्शन 52 को। सेक्शन 52 क्या कहता था? ये रैंकफुली ऑब्टेन सेक्शन 26 का नहीं है, ये किसका है? 52 का है। बोलो, मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरीके से, ये रॉन्गफुली ऑब्टेन सेक्शन 26 का नहीं है, ये किसका है? फ्रॉड 52 में का है। से किया तो वो था ना 52 में। जी, जरा सा फ्रॉड जोर से बोलेंगे मैडम? बहुत धीरे बोलिए। ना। हाँ, फ्रॉड ही मतलब फ्रॉड किया तो वो था ना 52 में कुछ। नहीं, 52 में भी रॉन्गफुली ऑब्टेन ही था। देखिए 52, 52 कौन रिवाइज करेगा? ग्रांट ऑफ पेटेंट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन बाय अनदर इन फ्रॉड ऑफ हिम। इसमें हम्म फॉर्म नंबर 12 फिल हो रहा था, फ्रॉम 3 मंथ फ्रॉम हम्म कोर्ट ऑर्डर और सब हम्म कुछ था। ओके, हाँ बरोबर है, रॉन्गफुली ऑब्टेन था ना। मैं मोर और लेस आपका जो कॉन्सेप्ट था वो रॉन्गफुली ऑब्टेन पे ही था ना। हाँ जी। जी, और ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का था, मगर उसके पास से किसी और ने ले लिया था, करेक्ट। हाँ हाँ। रॉन्गफुली ऑब्टेन, रॉन्गफुली ऑब्टेन एंड सेक्शन 52, वहां पर देखो ग्राउंड भी लिखा है कि सर रिवोक बट करवा सकते एनी हो। पर्सन एंड ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर उसमें तो डिफरेंस है ना। यहाँ पे एनी पर्सन अंडर। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पिटिशनर और एनी पर्सन अंडर थ्रू whom ही क्लेम्स, यानी किसी और के पास से, जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर था उसके पास से लेके इस पर्सन ने पेटेंट फाइल किए। आप पहले ये देखिए कि ये 64(1)(c) ग्राउंड आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने आप को क्या गिनेंगे अभी? नो तो अगर आप बी और 60। सी है ना सर, इंटरलिंक्ड है ना। अगर आप देखो तो बी में क्या हो रहा है कि पर्सन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पेटेंट, इफ ही गोज एंड ट्राई, ही ट्राइज टू गेट इनटू द पेटेंट। सी में क्या बोल रहा है कि उसने रॉन्गफुली ऑब्टेन किया हुआ है। सो बेसिकली ये जो बी और सी है दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है। बी बेसिकली एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है कि एप्लीकेशन स्टेज पे लेट्स से कि उस बंदे ने ले लिया है, और सी बता रहा है कि उसने एक्विजिशन किया है उसका। नहीं। नहीं है बी में, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया 134। अब 134 से आपका क्लैरिटी आ जाएगा। बी यानी ऐसे पर्सन का, हाइपोथेटिकली केस ले रहा हूं। बी यानी ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो ऐसे कंट्री से है जिस कंट्री को कभी भी इंडिया में पेटेंट फाइल करने का अधिकार ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है वन ऑफ द केस। समझ पा रहे हैं ज्योति मैडम? नहीं, वन ऑफ द केस तो होगा, अगर वो अलाउड ही नहीं है और हाँ कर रहा तो होगा, बट मोटा हाँ, मोटा अब अगर आप सी बेयर एक्ट में, के लैंग्वेज सी में में, देखो। अब सी में, अब सी में, अब सी में, सी में ये है कि आपकी पेटेंट थी, मैंने फाइल कर दी। आपकी पेटेंट थी, आप थे ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, आप थे मेन पर्सन, आपकी पेटेंट मैंने फाइल कर दी है। ये वो पर्सन प्रूव करना चाहते हैं। अगर अर्चना मैडम बात कर रहे हैं तो अर्चना मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए, वाइल रीडिंग दी रिवोकेशन, ये आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप रिवोकेशन का सूट किसी पे कर रहे हो, तो आपके पास प्रूफ क्या होना चाहिए कि जयवीर की जो पेटेंट है वो एक्चुअली पेटेंट है ज्योति मैडम की, मगर जयवीर ने उस पे ग्रांट लिया है। वो प्रूफ ला के दो, यानी मेरी पेटेंट रिवोक हो जाएगी। समझ में आ रही है मैडम बात?
सर ये हाँ रॉन्गफुली सर। ऑब्टेन वाला आप बोल रहे हो ना अभी? हाँ हाँ, आपने जो समझाया रॉन्गफुली उसके ऑब्टेन बाद वो वाला। रॉन्गफुली ऑब्टेन दिमाग में मतलब आ रहा है। बट अगर ये पढ़ने हम्म जा रही हूँ ना तो वो फिर एनी पर्सन मतलब। नहीं आता है। हाँ। हम्म उसी तरीके से इसको पढ़ना होता है और उसी तरीके से आपको चीजें याद रहेगी। आप इसी तरीके से ये तरीके से आप बैठेंगे ना, जब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज जब आप कोरिलेट कर रहे हैं, हम्म। तब आपके दिमाग में जो बैठता है वो परफेक्ट है। हाँ प्रदीप सर, कुछ आप कहना चाहते थे? नहीं सर, वही वही पॉइंट था कि ये एबीसी ग्राउंड में पहले ग्राउंड में आएगा अर्लियर पैटर्न क्लेम, जैसे आपने बताया, ऐसे याद रखने के लिए पहले वाला हम्म क्लेम आ रहा है अर्लियर पैटर्न का। सेकंड बी में, बी ग्राउंड में रॉन्ग अप्लीकेंट आ रहा है। ओके, जैसे कि सेक्शन 134 फॉल कर रहा है कि या मान के चलेगी कि आपका एक फ्रेंड फॉरेन में है, तो ही शेयरिंग यू सम इंफॉर्मेशन, देन यू आर फाइलिंग, यू आर नॉट द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, so you are actually a wrong applicant there. Somebody has to file, but you are filing it. So हम्म applicant itself is wrong now. And third, हम्म C ground में क्या हो रहा है? wrongful obtaining. तो ऐसे सोचेंगे हम, ओके, अर्लियर पेटेंट है, रॉन्ग अप्लीकेंट है, wrongful obtainment है, so B and C are not linked, they are independent. मैं तो सर इसको ऐसे ही सोचता हूँ। यानी ये यहाँ हम्म पर मैं लिखूंगा 134, ये मेरे लिए हम्म 134 ही है। यस सर। जैसे कुछ हाँ, और इसको मैं देखता हूँ 52। और आप देखेंगे ना, ये इतना याद रखने में आसान रहेगा आपको अगर आप इसको हम्म इस तरीके से लिखेंगे जब सारे ग्राउंड आ जाएंगे ना। यानी 64(1)(a), उसमें हम लिख लेते हैं प्रायर क्लेम ऑलरेडी पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया, ये एक स्टेटमेंट हो गया। 64(1)(b) 134, 64(1)(c) 52। वहां से सारी चीजें क्लियर होती जाती है। मैं इसको, ये आप एक 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 तरीके से आप अभी मुझे बस मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे आप फॉलो करते जाइए, आपको ये चीज समझने में बहुत आसानी रहेगी। यानी आप बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन मत लीजिए। आप जितना देखिए, पूरा पेटेंट एक्ट आपको करना है। पूरे पेटेंट एक्ट में आप जितना उसको मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज कीजिए। 134 कितना मिनिमम है? बहुत कम हो गया। फिर 52 कितना मिनिमम है? बहुत कम हो गया। तो इस तरीके से आप, यानी आप लीजिए मगर एक एक दो दो वर्ड में कीजिए। यस अखिल सर। सर मैं अभी मतलब सेक्शन 52 ही चेक कर रहा था, लाइक उसकी भी हम्म लाइनिंग वगैरह या स्टेटमेंट चेक चेंज हो गई है। एक बार आप हम्म चेक कर लो उसको। एक बार आप भी उसको मतलब कॉन्टेक्स्ट को बता दो किस सेंस में। जस्ट अ मिनट सर। Which section you said, Akhil? 52। मैम 52 सब क्लॉज 1। सर इसमें भी जैसे अपीलेट बोर्ड का और ये सब आ गया ना इसमें। Where the patent has been revoked under section 64 on the ground that the patent was obtained wrongfully। यानी ये कौन सा ग्राउंड है जो अभी हम पढ़ रहे थे? 64(1)(c, है ना? अर्चना यस सर। मैडम, ज्योति मैडम, हाँ सर, हाँ सर। एग्जिट है। ओके। एंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पिटिशनर और सेम एनी सेम। पर्सन, सेम है, एनी हाँ। पर्सन अंडर or through whom he claims, or where in petition for revocation the appellate board or court, instead of revoking the patent, directs the complete specification to be amended by the exclusion of a claim or claims in consequences of finding that the invention covered by such claim or claims has been obtained from the petitioner, the appellate board or court may, by order passed in the same proceedings, permits the grant to the petitioner of the whole or such part of the invention which the appellate board or court finds
has been wrongfully obtained by a patentee in lieu of the patent so revoked or is excluded by amendment. अब देखिए ये बात क्या है, ये समझने के लिए, मेरी पेटेंट थी जिसके ऊपर अर्चना मैडम ने रिवोकेशन का केस किया अंडर सेक्शन 64(1)(c), जो कहता है रॉन्गफुली ऑब्टेन के बारे में। अब अर्चना मैडम का ये दावा है कि जयवीर सर का क्लेम 1 जो है वो ज्योति मैडम से लिया गया है। यानी अर्चना मैडम ने सूट तो फाइल किया रिवोकेशन का, पिटीशन फाइल की और पिटीशन फाइल करके आए रिवोकेशन में, मगर उन्होंने जो दावा किया वो किया कि इनका जो क्लेम 1 है वो ज्योति मैडम का है, वो इनका नहीं है, रॉन्गफुली ऑब्टेन किया ये ज्योति मैडम से। तो अब अगर एपेलेट बोर्ड और कोर्ट ये डिसीजन पे आते हैं कि ये ज्योति मैडम का क्लेम 1 है, तो वो मुझे ऐसा कहेंगे कि जयवीर आप अपना क्लेम 1 निकाल दो, पेटेंट में से अमेंड कर दो, बाकी के क्लेम के साथ आपकी पेटेंट आगे बढ़ेगी और क्लेम 1 जो है वो ज्योति मैडम को मिल जाएगा। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात ऐड हुई है, वो भी बात सही है। और ये बात इस तरीके से इसको समझना है, ये सेम चीज लिखी हुई है 26 में भी, 26 के रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग में भी यही बात है कि अगर पार्शियली भी कोई पेटेंट आपकी क्लेम हुई है तो वो पार्शियली पेटेंट आपको मिल जाएगी, कंप्लीट पेटेंट आपकी क्लेम हुई है तो कंप्लीट पेटेंट आपके नाम पे हो जाएगी। करेक्ट सर, अखिल सर? या एनी फर्दर यस सर। डाउट या परफेक्ट? नहीं 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 सर, वो बस अपीलेट बोर्ड का जो वो था ना, वो ही चेक कर रहा था मैं। ओके सर सर। 64 ये में अपेलोड बोर्ड सभी 62 जगह पर होंगे जी। 64 के सी में 52 एंड 26 कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, मतलब ये करने के लिए। मैडम 26 मत लिखिए, मैं कह रहा हूँ क्यों, अभी मैं आ रहा हूँ उस बात पे, अभी वो मैंने आपको नहीं कहा। मैंने ओके। कहा कि 26 यहाँ पर नहीं आएगा, 52 इज द राइट सेक्शन टू राइट डाउन हियर। हाँ क्यों? उसका एक ही आंसर है, सिंपल सा आंसर है, 26 की प्रोसीडिंग कंट्रोलर के सामने होती है। हाँ आ गया आंसर। और यस, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं रिवोकेशन में? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में, इसीलिए 26 नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है मैडम? यस। तो यहाँ पर जो रिलेवेंट सेक्शन है वो कौन सा है? 52 ओनली। अर्चना मैडम, फर्स्ट ए ग्राउंड का क्या था प्रायर कीवर्ड? प्रायर क्लेम इंडिया में फाइल हुआ होगा तो, फाइल नहीं, ग्रांटेड पेटेंट इन सॉरी, इंडिया। ग्रांटेड इन इंडिया, सॉरी, यहाँ हाँ। तो सारे ग्रांट। दूसरा बी। पर्सन एंटाइटल नहीं, हाँ चलो, सेक्शन, पर्सन नॉट एंटाइटल, हाँ नॉट सॉरी, एंटाइटल। पर्सन नॉट एंटाइटल एज पर सेक्शन 6। हाँ बस चलो ठीक है। सी। सी में है रॉन्गफुली ऑब्टेन एज पर 52। चलो ओके, अब आते हैं डी में। That the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this act। कौन सा सेक्शन बोलूं मैं? नॉट इन्वेंशन। हाँ, 3 यहाँ पर कौन सा सेक्शन बोलूं सेक्शन 3 and 4। और वेरी 4 गुड, 3 and 4। 4। सिंपल है। देखो सारे सेक्शंस ही बनते जा रहे हैं ना, परफेक्ट ही बनते जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं 64(1)(a, प्रायर क्लेम ऑलरेडी पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया, 64(1)(b) 134, 64(1)(c) 52, 64(1)(d) सेक्शन 3 and 4। हो रहा है मैडम? 11 बज चुके हैं, बट ये चीजें समझ में आ रही है मैं किस तरीके से इसको क्रक्स बना रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो अभी आप सेक्शन सी से लेके जहां तक भी कल आपको टाइम मिले, कल भी हम ये करेंगे, मगर सेक्शन सी से लेके जहां तक भी आप जा, सॉरी, डी ई से लेके जहां तक भी आप जा सके उसको इसी तरीके से डिफाइन कीजिए। सिर्फ उसके सामने उसके रिलेवेंट सेक्शन का नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको सेक्शन याद आ रहा हो। काफी सारे सेक्शंस आपको इजीली रिमेम्बर भी हो जाएंगे और उसके ग्राउंड भी रिमेम्बर हो जाए।
और यही आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, यानी आप उसको बहुत देर तक याद रख पाओगे। आप पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, मैं बहुत तारीफ करूंगा आपकी और रजत सर की कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, बट है ना आपकी वो जो टेक्टिक्स है ना वो गलत है पढ़ने की। दैट इज माई रिकमेंडेशन, दैट इज वेयर आई एम फोकसिंग। ये मेरी बात भी हो रही है, बहुत सारी बार मैं बात कर रहा हूँ रजत सर से, मैं उनको बोल रहा हूँ कि सर आप पढ़ा रहे हो, बस बेस्ट पढ़ा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो भी बेस्ट पढ़ रहे हैं। बट आपका रिमेम्बरेंस जो पार्ट है ना, आप थॉट प्रोसेस में ये बैठे हुए हो कि मुझे एकदम है ना वो पॉइंट टू पॉइंट वो लाइन याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, उसके मेन पॉइंट्स याद रखो, की पॉइंट्स याद रखो, और अपनी थियरी बनाओ। अपनी थियरी बनाने से आपके दिमाग पे बर्डन कम होगा। आप अपनी थियरी से वो एग्जैक्ट लाइन याद रख लोगे, बट इनिशियली आपको अपनी थियरी से लाइंस याद रखनी है। याद रखना मेरा ये स्टेटमेंट, सभी लोग याद रखिएगा मेरा ये स्टेटमेंट। इनिशियली इनिशियली जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, अगर उसको समझना है तो हमें अपनी थियरी डेवलप करनी पड़ती है इनिशियली। फिर जाके एक बार हमने अपनी थियरी डेवलप्ड की, अब कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है सामने, कोई हमारे पास फैक्ट आ रहा है, और वो फैक्ट अगर हमें ऑब्जेक्ट कर रहा है, तब जाके हम उसको डेविएट करेंगे, अपने स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, अपनी थियरी को चेंज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप बार बार ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता, ये जो एग्जैक्ट लाइन है उसको ही मुझे एग्जैक्टली वही से वही याद रखना है, कभी भी पेटेंट एक्ट याद नहीं रहेगा। पेटेंट एक्ट तभी याद रहेगा जब आपने उसको अपनी थियरी से पढ़ा है। और मैंने आपको चारों के चारों एग्जांपल दे दिए। मेरी थियरी कैसी है, मैं अपनी थियरी से पढ़ता हूँ। मैं कभी भी पेटेंट एक्ट को पेटेंट एक्ट की तरह नहीं पढ़ता हूँ। मुझे क्या समझ में आया, मैंने अपने एग्जांपल बनाया कि रिवोकेशन का सूट अर्चना मैडम मेरे पे कर रहे हैं, और मेरी जो पेटेंट है वो ज्योति मैडम की है। तो मैंने अपनी थियरीज बनाई। अपनी थियरीज से आपको समझना है, अपनी थियरीज के आपको एग्जांपल्स देने हैं। जब तक आपका ये माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक आप इसको नहीं कर पा रहे हो एग्जीक्यूट, मान लीजिएगा पेटेंट एक्ट आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना डे वन पे था। हो जाएगा सारी चीजें। देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट देने के लिए नहीं हूं मैं, आपको आईना दिखाने के लिए बैठा हूं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि सब लोग अपनी थियरीज बना के आंसर दे पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें रिमेम्बर कर पाए। मगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन से चीजें बिगड़ती है, कम एक्सप्लेनेशन से चीजें याद रहती है, इतना मान लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन समझना है तो इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, और इसी पाथ को आपको फॉलो करना है। मैं यहाँ पर बहुत रिजिड हूँ, यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, यहाँ पर मैं हटूंगा नहीं। अगर आप मुझे ऐसा भी कहेंगे ना कि नहीं सर हम तो पेटेंट एक्ट को ही पढ़ेंगे, तो मैं बार बार अपनी तरफ से आपको एफर्ट लगा के बोलूंगा नहीं, पेटेंट एक्ट नहीं, अपनी थियरी से पेटेंट एक्ट को पढ़ो। जिसका मैंने चार एग्जांपल दिया आपको, ABCD, मैंने वहां पर अपनी थियरी लगाई। मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ वो मैंने आपको बताया, मेरी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, मैं कैसे कीवर्ड्स निकालता हूँ वो मैंने आपको बताया। आपने आर्ग्यूमेंट्स भी किए, आपके आर्ग्यूमेंट सही भी थे, फिर भी मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा कि नहीं मैं इसको 52 पे ही लेके जाऊंगा, 26 में नहीं। मैंने आपको उसका जस्टिफिकेशन दिया। मगर मैंने 52 क्यों रखा, 64(1)(c) को, वो मैंने जस्टिफाई किया। और वो पेटेंट एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। दैट्स द पावर ऑफ कोरिलेशन, दैट्स द पावर ऑफ कीवर्ड्स, एंड दैट्स द पावर ऑफ मेमोराइजेशन। ये अगर आपने टैक्टिक्स ले ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप आगे ही बढ़ते जाओगे। परफेक्ट। तो 11 बज चुके हैं, ब्रेक लेते हैं। बट अगर आपके कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं प्लीज। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए ताकि ये चीजें और भी आसान रहे। आपका क्या मानना है, अगर वो इम्प्लीमेंटेड होगा तो करेंगे हम श्योरली। कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो, सभी लोग कंटाल गए क्या? नहीं। नहीं। ओके, अर्चना मैडम, बाकी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आप बोल रहे थे कि थके हुआ माइंड है, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है, होता है, चीजें होती है। बस सही तरीके से, यानी कम पढ़ो ना उसको। जो पढ़ रहे हो उसको हमें, हमारा थॉट प्रोसेस यही होगा कि पढ़ रहे हैं उसको हम क्रक्स बना रहे हैं, तो हम कभी भी पढ़ लेंगे। और अगर हमारा थॉट प्रोसेस ये होगा कि पढ़ रहे हैं उसका फिर वो
एक में से पूरा खींच के दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा कर रहे हैं तो थक जाएंगे। हाँ, तो क्रक्स बनाते जाओ और क्रक्स को साथ में रखते जाओ दिमाग में, काम होता जाएगा। ओके सर। और ये जो 21 डेज की जो चैलेंज वाली जो प्लेलिस्ट है, 16 डेज की प्लेलिस्ट है, रजत सर की जो उनकी यूट्यूब चैनल है वहां पर जो वीडियोस हैं, और अभय पोरवाल सर के वीडियोस हैं, एनपीटीएल स्वयं पोर्टल पे जो वीडियोस हैं वो सारे देखो। सारी जगह पर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, ये अमेंडमेंट कुछ थोड़े से ही पॉइंट्स है जो डिफर है, उसका बहुत ध्यान मत दो। वो अमेंडमेंट हम एक ही साथ में ले लेंगे, बट सभी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितने मल्टीपल व्यूज दिमाग में डाल सकते हो डालो, क्वेश्चंस लेके आओ ताकि उसको करेक्ट कर पाए। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।